सर आप अच्छा अशोक जी की तारीफ क्या है? अशोक जी की तारीफ है। अशोक पाराशर हरियाणा से। हरियाणा से कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट सोनीपत फेमस है वो साइज ही अलग। जो जलेबी लेके नहीं आता है पेनल्टी मिलना चाहिए। हाँ जी अभी इस तरफ काम किया जाए थे। एक ही दिन रहा हूँ जल्दी आ गया। चटनी हुई ना, चटनी हुई तो ज़्यादा अच्छी। मित्रों, आज ये स्वास्थ्य संध्या में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं और आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, एक सोचने का विषय है। मैं क्यों आया? मैं तो इसलिए आया कि मैंने स्वास्थ्य ले लिया, खोया हुआ स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। मित्रों, आज के युग में स्वास्थ्य का खो जाना और उसको वापस पाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, जैसे समुद्र में से एक मोती को निकालना। बीमार व्यक्ति एक गोली से शुरू करता है और ऐसा ही वाकया मेरे साथ में रहा और मेरे परिवार के साथ। 2014 मेरे जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट रहा। फरवरी 2014 तब मेरी मुलाकात पहली बार डॉक्टर विश्वरूप से हुई और डॉक्टर विश्वरूप से मिलने के बाद मैंने ये समझा कि ठीक होना कितना आसान है। इतना आसान कि आप आगे सीख करके जाएंगे कि स्वस्थ होना बहुत ही आसान काम है। सिर्फ कुछ अपनी जीवन पद्धति को बदलकर, खाने पीने के लाइफस्टाइल को बदलकर हम कितनी आसानी से ठीक हो जाते हैं। बीमारी की शुरुआत मेरे घर में सन 1971 में हुई। डायबिटीज़ ने मेरी माताजी को घेरा और एक गोली से शुरुआत हुई और 2014 आने तक वो 20 गोलियां और 80 से 90 यूनिट इंसुलिन लिया करती थी और कुछ ही दिनों में देखते देखते सारी गोलियां गायब हो गई। हमारी पद्धति में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। 45 साल इतनी गोलियां खाने के बाद और आज मेरी माताजी मेरे साथ ही आई हैं, आपके बीच में हैं। वो आज कोई भी गोली नहीं ले रही हैं पिछले 8 महीने से और इंसुलिन भी नहीं ले रही हैं। इंसुलिन और डायबिटीज़, और इसके साथ मैं बता दूं आपको कि क्या क्या बीमारियां थी उनको। पल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्किन रैशेज, थायराइड, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, नी पेन, क्या ऐसा था जो नहीं था। वेट उनका हो गया था 102 किलो। कदम चलने के लिए सिर्फ 4 कदम चलने में भी उनको जोर आता था, उनके साथ में कोई ना कोई रहता था।
और आज वो 2 किलोमीटर बड़े आराम से चलती हैं। तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं आपको मिलवाऊंगा मैं अपनी माता जी से, श्रीमती कृष्णा मित्तल। अपनी जगह पर प्लीज खड़े हो जाएं। पापा आप भी आए। ओम प्रकाश जी, मेरे पिताजी जो 81 पार कर चुके हैं, अब इनको पार्किंसन हो गया था। अब ये पार्किंसन और डायबिटीज दोनों से पूरी तरह से मुक्त हैं। मैं अपनी धर्मपत्नी को बुला रहा हूँ, वो बताएंगी। रचना जी। डॉक्टर विश्वरूप ने जो डाइट प्लान हमें बताया, मम्मी ने उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया और 6 महीने में उनका बहुत सीवियर वेट लॉस हुआ था और अब तो मम्मी बिल्कुल फिट हैं और हमें घर के कामों में भी बहुत मदद करती हैं, जबकि पहले तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। शी वॉज ऑलवेज ऑन द बेड और चलने फिरने के लिए इन्हें वॉकिंग स्टिक की ज़रूरत थी। ये एक कदम भी नहीं चल पाती थी वॉकिंग स्टिक के बगैर। पर डाइट प्लान को फॉलो करके even the most severe disease we can overcome by following the diet plan. I have a very firm belief on that, and I'm myself working and I have guided many people on this, and I'm sure if you listen to Dr. Biswaroop, he's a genius amongst us, and I feel it's a God's calling that I got in contact with Dr. Biswaroop. और ये सारा प्रक्रिया ये सारी तब शुरू हुई थी जब मेरे हस्बैंड कोई बहुत डेंटल सीवियर प्रॉब्लम थी, और जब हमने डॉक्टर विश्वरूप को कांटेक्ट करा था, मेरी वर्क प्लेस पे उनकी एक वर्कशॉप हुई थी, तो तब हमने डॉक्टर विश्वरूप को कांटेक्ट करा, तो उनसे हमें पता लगा कि सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करके हम किसी भी डिसीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें उनकी बात पे फेथ हुआ और हमने उसको फॉलो करना शुरू किया और आज हम यहाँ पर हैं। आप आगे उन्हीं से सुनेंगे बाकी बात। थैंक यू। ठीक होने के बाद सबसे पहला काम क्या किया हमने, और मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ आप लोग भी इस मुहिम के हिस्सा बनने वाले हैं। हमने इसी प्रकार के सेमिनार करने शुरू किए और पिछले 2 सालों में एनसीआर में तकरीबन 20 या 22 सेमिनार हमने किए। और एक चीज सोच करके मुझे बड़ा खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि हम कोई जरिया बन पाएं किसी के खुशी में शामिल होने का। मित्रों, आज इसी पद्धति से तकरीबन 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 10,000 लोग। सिर्फ खान पान बदलने से कौन सा ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो सकता। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वॉलंटियर हो गए, हमारे साथी हो गए। अभी मुझे जिन्होंने बुलाया, महेश कौशिक जी, वो भी इसी तरीके से थे, आज हमारे साथी हो गए और हमारे हमराहा हो गए। मित्रों, आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप को बुलाना चाहूँगा कि डॉक्टर विश्वरूप आए। श्री राम प्यारे पांडे जी का स्वागत करें। श्री विश्वरूप जी, एक बार ताली बजाकर के स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र त्यागी जी से, श्री सुरेंद्र त्यागी जी से, एक और हमारे बीच में बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब यूएन थापर साहब, उनका स्वागत करेंगे सुरेंद्र त्यागी जी। ये ऐसा कहकर के आप और महान हो गए सर। जिन्होंने
देश के लिए इतना समय दिया, उसके बाद भी कहते हैं मैं आम आदमी हूं, तो ये इनका बड़प्पन है। एक बार तालियों से स्वागत करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं डॉक्टर विश्वरूप को बुलाना चाहूँगा और उनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको बता दूं। एक जीनियस, और मैं तो उसका क्यूब कहूंगा। नीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, एक माइंड में, एक बॉडी में। इन्होंने 1 मिनट के अंदर 198 पुशअप लगाए और जब जीवन की शुरुआत की तो इन्हें पता लगा कि इनके दिल में छेद है। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये चीज के लिए इनको सैल्यूट करना पड़ेगा कि जिस आदमी के दिल में छेद हो तो डॉक्टर आमतौर पर कहते हैं कि भी आप कोई एक्सर्शन का काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने सबसे पहले इस पद्धति को सीखा, कॉल्डवेल स्क्रीन। ये वो नाम है जिनको संसार में सब लोग जानते हैं, मेडिकल की लाइन के सब लोग जानते हैं। उनसे इन्होंने सीखा और अपने आप को ठीक किया, स्वस्थ किया, और स्वस्थ करने के बाद इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 198 पुशअप इन 1 मिनट। और दूसरा गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और है, इनकी मेमोरी बहुत शार्प है, इसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा 25 किताबें इन्होंने लिखी हैं माइंड और बॉडी पर ही। और पिछले दिनों में जितने भी विसल ब्लोअर हैं हेल्थ सेक्टर में, एलोपैथ में खास तौर से, उन सब के साथ में रहते हुए जो उन्होंने रिसर्चेस की हैं, जब वो कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने स्काइप पर खुद मिल करके रिकॉर्ड की हैं और हम लोगों को आगे बताई हैं कि वायरस क्या है। पिछले दिनों H1N1 को इन्होंने डिस्क्लोज किया कि किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है वैक्सीन खिला करके, हमें किस तरीके से दवाइयों के चंगुल में फंसाया जा रहा है, उस सबको डिस्क्लोज किया। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, प्लीज स्टेज पर आए और अपना शुरू करें। मित्रों, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे प्रिय राम प्यारे पांडे जी एंड साथियों, अगले 3-4 मिनट में जो बोलने जा रहा हूँ वो मैंने पिछले 4 साल में कभी नहीं बोला। वो ये कि लगभग 10 से ज़्यादा कंट्रीज में मेरे इस तरह के लेक्चर हुए हैं, 100 से ज़्यादा शहरों में हुए हैं, और पिछले 4 सालों में करीब 1000 से ज़्यादा इस तरह के मेडिकल कैंप्स हुए हैं, मेडिकल ट्रेनिंग जो भी आप नाम दें या सेमिनार हुआ। लेकिन आज का ये लेक्चर मेरे लिए बड़ा खास है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे 4 मित्र यहाँ पे, एक आपके हैं योगेश जी, भूषण जी, आपके आशुतोष जी एंड महेश जी। और एक टाइम पे ये हमारे पेशेंट थे, लेकिन अब हमारे नाते में मित्र हैं। हम सब ने एक सपना देखा कि इंडिया से डायबिटीज और हार्ट डिजीज इस प्रकार की बीमारी चली जाए, पहले तो हो ना, और जिनको है वो ठीक हो जाए। लेकिन आज मुझे और हम सबको ये लग रहा है जब हम इंटरनल मीटिंग करते हैं कि ये सपना ज़्यादा दूर नहीं है सच होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे बीच राम प्यारे पांडे जी हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज का टॉपिक है एंड ऑफ हार्ट डिजीज। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस मोर देन यू आर ट्राइंग टू लिव विद एन इलनेस, मोर देन यू आर ट्राइंग टू लिव विद सिकनेस। इंसान एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार रहता है। बाकी कोई जानवर ना तो बीमारी में जीता है ना बीमारी में मरता है। जब मरता है तब भी वो हेल्दी रहता है ऑलमोस्ट, या फिर एक्सीडेंटली मर जाता है या कोई और जानवर को खा जाता है, तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट बीमार पड़ के मरना ये सिर्फ इंसान की किस्मत है, बाकी या बदकिस्मत है। तो बाकी एनिमल्स दे लिव हेल्दी एंड दे डाई हेल्दी। आज से करीब 100 साल पहले, नाउ इट इज 2016, 1916 की बात करें, 100 साल पहले इंसान को भी हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, डायबिटीज नहीं होता था, कैंसर बड़ा कम होता था। बाय द टाइम ऑफ 1945 धीरे धीरे करते हुए हार्ट की बीमारी इंसानों में फैलती गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंसान हार्ट की बीमारी से मरने लगे। जब भी कोई बीमारी दुनिया में आती है तो उसका इलाज ढूंढना चालू हो जाता है। लेकिन जब कोई इलाज आता है, कोई दवा आती है, तो इंसान पे ट्राई करने से पहले
किस पे ट्राई करना होता है? जानवर पे। एक ऐसा जानवर चाहिए होता है जिसको वही वाली बीमारी हो जिसकी दवा हमें ट्राई करनी है। तो 1945 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, अभी से 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, उन्होंने कुछ ऐसे दवाइयाँ ईजाद की जो हार्ट के पेशेंट के लिए हो सकता है लाभदायक हो, ऐसा सोचा उन्होंने। लेकिन उनको अब इसको टेस्ट करना था, तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड एलिमेंट, दे वर ट्राइंग टू फाइंड सम एनिमल जिनको हार्ट की बीमारी। पूरा दुनिया उन्होंने ढूंढ मारा, लेकिन एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिनको हार्ट की बीमारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ एनिमल्स को हम इकट्ठा करते हैं, खासतौर से इंडिया से इकट्ठे करते हैं। और क्योंकि उस वक्त भी और आज भी जो सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट है वो इंडिया में आज भी हैं और तब भी थे। तो सोचा कि इंडिया के जानवरों को हार्ट की बीमारी दिलवाना थोड़ा आसान होगा शायद। तो इंडिया से 15 बंदर इंपोर्ट किए गए, बाकी और देशों से भी कुछ बंदर इकट्ठे किए गए और उनको उसी लाइफस्टाइल में रखा गया जिस लाइफस्टाइल में हमारा आज रहते हैं। उनको पाव भाजी खिलाया गया, नूडल्स खिलाया गया, चाय कॉफ़ी दिया गया या ब्रेड ऑमलेट वगैरह दिया गया। और ऐसा किया गया 12 साल तक, इस उम्मीद से कि कुछ किसी न किसी जानवर को इनमें से हार्ट की बीमारी होगी और तब ये दवा देकर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते करते 1957 आ गया, लेकिन एक भी एनिमल बीमार नहीं पड़ा। साइंटिस्ट लोग इतने दुखी हो गए कि उन्होंने जानवरों को दुखी करना शुरू कर दिया, उनको डराना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया, रात को जगाना शुरू कर दिया। और करते करते अगले 1-1.5 साल के अंदर 1 फीमेल इंडियन मंकी, एक बंदर को हार्ट अटैक आ गया। साइंटिस्ट को बड़ी खुशी हुई, चलो कम से कम एक बंदर को हार्ट अटैक तो दिलवाया। लेकिन यहां मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जानवरों को हार्ट अटैक होना नियर इम्पॉसिबल है, और इंसान की बात करें तो हर तीसरा डेथ का कारण हार्ट डिजीज है। और इंसान में भी अगर हम इंडियंस की बात करें तो और ज़्यादा। इस वक्त पूरे दुनिया में अगर 100 लोग हार्ट की बीमारी से किसी एक दिन मरते हैं तो उसमें से 60% आर इंडियंस एंड 40% फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त भारत के WHO के जो आंकड़े हैं, अबाउट 8 करोड़ पीपल आर डायबिटिक पेशेंट। एक तो डायबिटीज़ दुनिया में बहुत फैल रहा है, ऊपर से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो भारत में है डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की। और इंसिडेंटली आप गौर करेंगे उन्हीं शहरों में ज़्यादा हार्ट के पेशेंट मिलेंगे आपको जहाँ ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ज़्यादा अस्पताल हैं, वहीं पे। जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ हार्ट की बीमारी भी नहीं है, बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल 2013 का रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स 3 अगस्त का, कि इंडिया में एक स्टेट है केरला, दैट इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्दी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इंसिडेंटली जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है, हर 10,000 इंसान में 2 डॉक्टर, लोएस्ट है, सबसे कम। डॉक्टर पीपल रेशियो सबसे हाईएस्ट है हरियाणा में, हर 10,000 लोग में 22.4 डॉक्टर। लेकिन आपको ताज्जुब नहीं होगा, इंडिया का सबसे बीमार स्टेट कौन सा है? हरियाणा, जहाँ मेरा घर है अभी, राइट। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीमारी का एक मेजर कारण वो डॉक्टर या वो हॉस्पिटल तो नहीं। लेकिन ऐसे ही हम नहीं बोल सकते, किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो मैंने पिछले कुछ रिकॉर्ड देखे, करंट भी और पुराने भी। तो एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ। हार्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हर साल जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन, वो इकट्ठे होते हैं मार्च के महीने में 3 दिन के लिए, पूरे वर्ल्ड से US में जाते हैं। 3 डेज कन्वेंशन, यानी कि 3 दिन के लिए हॉस्पिटल के हार्ट के डॉक्टर गायब। और ऐसा हर साल होता है, करीब 25-30 हज़ार डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, 3 दिन के लिए गायब होते हैं। और ऐसा पिछले 15 साल से चल रहा है। तो एक बार किसी के दिमाग में आया कि 3 दिन तक अगर डॉक्टर गायब रहे हॉस्पिटल से, वो भी हार्ट के डॉक्टर, तो हार्ट में इमरजेंसी सबसे ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो उन 3 दिन में पेशेंट की क्या हाल हो रही होगी। तो फिर आंकड़े निकाले गए 2002 से लेकर 2011 तक के, और ये देखा गया कि जिस दौरान डॉक्टर गायब रहते वो 3 दिन जो मृत्यु दर है वो 8% घट जाता है, 8%, राइट। तो अगर आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल ना हो तो घबराने की बात नहीं है, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं है, राइट। सो दिस केम इन जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, पिछले साल का रिकॉर्ड है, आज से 11 महीने पहले का, वेरी ऑथेंटिक। बल्कि मैंने देखा कि जब डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, वहाँ की मृत्यु दर हमेशा कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड जर्नल, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, कहीं भी दुनिया में देखा गया कि जब डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया, मृत्यु दर अपने आप कम हो गई, हेल्थ अपने आप लोगों की इंप्रूव हो गई। तो
क्यों उस पर आ रहे हैं, एक सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, इज इट ए कोइंसिडेंस या देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन। रीजन ये है क्यों का जवाब, हेल्थ एक व्यापार बन गया है, एक व्यापार, बिजनेस बन गया। थैंक यू। और कोई भी व्यापार चलता रह सकता है जब तक कि उसका कस्टमर परमानेंट हो। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन पढ़ लेंगे, बोलेंगे कि अगले 100 साल का हो गया मेरा काम, तो टाइम्स ऑफ इंडिया बंद हो जाएगा। एवरी डे यू नीड टू रीड। सिमिलरली अगर आप किसी का कस्टमर लगातार बनते रहेंगे तभी वो बिजनेस चल सकता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं हो सकता जिसमें एक वन टाइम कस्टमर वाला कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये फुल फ्लेजेडली बिजनेस बन चुका है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1895 से इसकी शुरुआत हुई थी। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर एक बहुत बड़े सर्जन थे और साथ ही में उनका एक और काम था, साइड बिजनेस, फ्लोर क्लीनिंग का। फ्लोर क्लीनर का फैक्ट्री था उनके पास। ऐसा लिक्विड बनाते थे जिससे ज़मीन साफ होता था और वो धंधा थोड़ा कम होता जा रहा था, उसमें मुनाफा नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने उसी मिनरल को, उसी फ्लोर क्लीनर को छोटे छोटे बॉटल में डाला और उन्होंने उसको सेल करना शुरू कर दिया। थोड़ा डाइल्यूट करके इसको मुंह से कुल्ला करेंगे तो मुंह भी साफ हो जाएगा। लेकिन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर के इस नया आविष्कार पर, और उनका बिका नहीं माल। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुंह की बदबू दूर हो जाएगी अगर आप यूज़ करेंगे तो। लेकिन मुंह की बदबू कोई बीमारी नहीं है, पीपल वर नॉट सीरियस। फिर उन्होंने मुंह की बदबू का एक नाम दिया, हिलिटॉसिस। और कोई भी पेशेंट आए बोलेगा आपको तो हिलिटॉसिस है, आपको तो ये लेना पड़ेगा। और जैसे ही पेशेंट सुनता हिलिटॉसिस वो एकदम घबरा जाता और बताओ क्या लेना ताकि मेरा हिलिटॉसिस ठीक हो जाए। और वो प्रोडक्ट इतना चला, इतना ज़्यादा चला डॉक्टर जोसेफ लिस्टर का, कि आज भी, इस वक्त भी आप में से बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। यू गेस्ट राइट, लिस्ट्रीन नाम सुना आपने? तो दैट वाज द बिगनिंग। इसे कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग। डिजीज मॉन्जरिंग का मतलब ये कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा समझा देना कि आपको लगे कि आप बीमार हैं। लगना इंपॉर्टेंट है, बीमार नहीं है लेकिन आपको ऐसा बना दिया कि आपको लगता है कि मैं तो बहुत बीमार हूँ और जो ये बोलेंगे वो नहीं किया तो मैं तो मर जाऊँगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग। इसकी शुरुआत हुई थी 1895 डॉक्टर जोसेफ लिस्टर से। लेकिन आज हम सब इसी के जाल में फंसे हुए हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। इफ आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? 120/80। ये सवाल जब भी मैं पूछता हूँ, चाहे कोई 5वीं का बच्चा भी है तो उसके जवान से एकदम से निकलता झट से 120/80। राइट, थैंक यू। आप में से जो लोग ने मेरा पहला सेमिनार देखा होगा तो उनको थोड़ा आइडिया होगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, बट लेट मी कंप्लीट इट। 120/80। यही वाला सवाल अगर मैं 1997 से पहले पूछता तो जवाब आता 160/100। 160/100, 160/100। फिर 1997 के बाद ये हो गया 140/90। आज आप बता रहे हैं ये है जैसा आप बता रहे हैं 120/80। अगले कुछ महीनों में आप देखिएगा ये होने वाला है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है 115/75। तो आपको कुछ समझ आ रहा है? राइट। जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे। यूं मानिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा है, आपको ये साबित करना है कि यू आर ए बैड बॉलर। तो जितनी बार वो बॉलिंग करने आएगा आप क्या करेंगे, विकेट को थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे, और आखिर में विकेट इतना छोटा हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर दिखेगा ही नहीं विकेट कहाँ पे है। वो दुनिया का कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना हो, आप आउट ही नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो हेल्दी इंसान बचा ही नहीं। हाँ, हेल्दी वो है जो डायग्नोस्टिक करने गया नहीं, बस वही हेल्दी बचा है। हम रेफर किसको करें, राइट, और क्यों उसको रेफर करें, राइट। पहली बात तो रेफर किसको करें और क्यों करें, दोज थिंग्स आई एम कमिंग। और ये लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात नहीं है, हर बीमारी की बात है। किसी भी बीमारी की हिस्ट्री को देखेंगे तो ऐसे कुछ मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक ऑफ डायबिटीज, 1979 में जब पहली बार स्टैंडर्ड तैयार हुए तब बताया गया 200 से ऊपर जिसका ब्लड शुगर है 200 mg/डेसीलीटर उसको डायबिटीज बोला करेंगे। फिर वो कम हो गया 1997 में WHO ने बोला नहीं इसको कम करते हैं, फास्टिंग रखते हैं सुबह का और उसको करते हैं 126। फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, बदकिस्मती से मैं इसका मेंबर भी हूँ, इसने बोला नहीं इसको और कम कर देते हैं 100। अब जब इन्होंने 1997 में 126 रखा, इंडिया में तब था डायबिटीज पेशेंट करीब 60 लाख।
और जिस दिन ये 100 हो गया, इंडिया में उसके 1 महीने में पेशेंट हो गए 1.5 करोड़, और आज पेशेंट है 7.5 से 8 करोड़। तो आज का जो डायग्नोस्टिक है वो एक नहीं, जाल नंबर 1, जाल नंबर 2, जाल नंबर 3, ट्रैप 1, ट्रैप 2, ट्रैप 3, इनमें से किसी भी एक जाल में फंस गए तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने इनको टेस्ट किया और चाइना की गवर्नमेंट ने ये साबित किया कि अगर इस गाइडलाइन को माने तो 50% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन आर डायबिटिक पेशेंट। दिस मीन्स अगर हम यहाँ पे 400 लोग हैं, अगर हम डायग्नोस्टिक कराएं इस गाइडलाइन को लेके तो आधे लोग इस डायबिटीज के रेंज में आ जाएंगे, यानी कि आधे लोगों को अभी से दवा शुरू करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारा बॉडी में खराब कुछ हो सकता है, मर सकते हैं हम, या सड़ गल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगेन द क्वेश्चन कम विच इज द करेक्ट वन, आई विल कम टू दैट, बट पहले हिस्ट्री पे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पे जाएंगे तो हमें बॉडी की केमिस्ट्री समझ आएगी, हमें एग्जैक्टली आज घर जाके करना क्या है। जो लोग आप में से डायबिटिक पेशेंट है, आज घर जाके एग्जैक्टली क्या करना है वो तभी समझ आएगा व्हेन यू हैव सम बैकग्राउंड ऑफ द हाउ इट केम। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, 1980 तक था वो 300 से ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल हो तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा उसको देनी चाहिए, वो हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाएगा। फिर वो 240 हो गया, फिर वो 200 हो गया अभी रिसेंटली, और अभी एग्जैक्ट इस वक्त का जो गाइडलाइन है वो ये है, किसी की उम्र अगर 35 साल से ज़्यादा हो और वो आपके कैबिन में आ जाए, डॉक्टर के कैबिन में आ जाए, तो कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा उसको कोलेस्ट्रॉल का जो लोएस्ट डोज है वो देना शुरू कर दो, राइट। So that is what, right? So now the same thing is for thyroid stimulating hormone. 2003 से पहले वो 0.1 से लेकर 6 के बीच में था हेल्दी रेंज, अब वो और स्क्वीज हो गया, छोटा हो गया। यूँ मानिए कि स्कूल में पासिंग परसेंटेज होता है 35%, 40% से ऊपर मार्क्स आए तो पास है। प्रिंसिपल को सपना है, उसने चेंज कर दिया, कल से जिसके 80% से ज़्यादा मार्क्स होंगे वही पास होगा। रिजल्ट क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। लगे यार बच्चे आजकल क्यों फेल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फेल हो रहे हैं? बच्चों की इंटेलेक्ट वहीं की वहीं है। द गाइडलाइन हैज चेंज्ड, द रूल हैज चेंज्ड। आज आप देखेंगे, आज मैं देखता हूँ मेरे ऑफिस में और बाकी आसपास भी, राइट, जब पेशेंट से मिलता हूँ, एवरी थर्ड और फोर्थ वुमेन मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज वो थायराइड की गोली ले ही रही है। इसलिए नहीं कि उनको थायराइड की कोई बीमारी है, बल्कि इसलिए कि वो रेंज के बाहर हैं, राइट। आजकल रेंज के अंदर रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फीलिंग हेल्दी। हमें लगता है कि हम हेल्दी तभी फील कर सकते हैं जब ये रेंज में आए। अगर रिपोर्ट में रेंज के बाहर आ गया तो उसी वक्त तो बीमार आधे लोग, राइट। तो इस तरह की साइकोलॉजी हमारी बन गई है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इज ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी। WHO के अनुसार ये पहले था, जो लिबरल वाला था, -2.5 से कम किसी का अगर T स्कोर होगा उसी को हड्डी की बीमारी मानी जाएगी। और उसको बदल दिया नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने कि भाई अगर -2 से नीचे भी है तो भी उसको हड्डियों का बीमार मान लेंगे। और जैसे ही ये किया, 85% मोर पॉपुलेशन दे बिकेम द ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट, राइट। सो मतलब ये, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके हेल्थ का ध्यान वो डॉक्टर रखेगा या वो हॉस्पिटल रखेगा, वो इंश्योरेंस रखेगा, यू हैव टू टेक बैक दैट पावर बिकॉज दैट बिकेम ए बिजनेस। एंड ये तो साफ साफ दिख ही रहा है आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से गाइडलाइन को माने। मतलब ये कि मेरा जो अगला स्लाइड आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस डे, कि कैसे पता चले कि हमें कि कौन सा गाइडलाइन मानना है हमें, वो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान सुनिए क्योंकि यही आपको करना है आज घर जाके। देखिए, दुनिया में मेडिकल साइंस के 2 गुट बने हुए हैं, 2 गुट हैं मेडिकल साइंस के। एक गुट वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई जाती हैं या उनके द्वारा फंडेड है या उनके द्वारा फॉर्म्ड है, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, राइट। सो दे आर रन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दे आर फंडेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दे आर फॉर्म्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो एक गुट तो वो है, राइट। दूसरा मेडिकल साइंस का गुट एक और है, या ग्रुप है एक और, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से फंड नहीं लेती हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट से फंड लेती है। जैसे कॉकरेन कोलैबोरेशन है, जहाँ से मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, जो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का फंडिंग नहीं लेती, वो सिर्फ गवर्नमेंट का फंडिंग लेती है ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। अब इमेजिन कीजिए आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आपका काम है ब्लड प्रेशर की गोलियाँ बनाना। तो ए वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और बी कॉकरेन कोलैबोरेशन, तो आप किसकी बात मानेंगे, ए या बी की? ए बोलता है आज
दैट इज प्रॉफिटेबल गाइडलाइन ये बोलता है कि हाइपरटेंशन 120/80 से ऊपर होगा तो वो हाइपरटेंशन का मरीज है। लेकिन कॉकरेन कोलैबोरेशन बोलता है आज, या ब्रिटिश जॉइंट बेसिस गाइडलाइन बोलता है जिसका ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है वही सिर्फ ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। सो ये तो वो प्रॉफिटेबल गाइडलाइन और ये वो पैशनेट गाइडलाइन। अगर तो आपका बिजनेस है दवाइयों का तो आप तो इसका हिस्सा होना पसंद करेंगे, तभी ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप खुद ही पेशेंट हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, वो ये वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये दोनों के दोनों गुट इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है। दोनों के दोनों ग्रुप WHO द्वारा, UNO द्वारा या सारे सरकारों द्वारा इक्वली रिकॉग्नाइज्ड है। ना तो इसको कोई डिनाई कर सकता है, ना ही इसको कोई डिनाई कर सकता है, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है उनके गाइडलाइंस में, राइट। तो ये निर्णय सिर्फ आप ही को लेना है, व्हाट गाइडलाइन आई मस्ट फॉलो, राइट। तो क्योंकि वो डॉक्टर जो गाइडलाइन फॉलो करते हैं वो सिर्फ वो जो हॉस्पिटल को बोलता है, दैट इज ऑल। वो गाइडलाइन कहाँ से आते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें उनकी कोई कमांड या कोई पढ़ाई नहीं है। तो लेकिन ये इतने सारे आंकड़े हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना करें, घर जाते जाते भूल ना जाएं, इसीलिए आपके लिए मैंने ये गाइडलाइन का ये कार्ड बना दिया, मेडिकल गाइडलाइन 2016। तो इस सेमिनार के बाद जब आप जाएंगे बाहर तो आप फीडबैक फॉर्म भर के जब उसको सबमिट करेंगे, बदले में आपको ये दे देंगे। तो इसमें एक है रेड गाइडलाइन जो है प्रॉफिटेबल गाइडलाइन, ये उनके लिए जिनकी दवाइयों की कंपनी अगर आप में से किसी की है या केमिस्ट का शॉप है, राइट है। और दूसरा है ग्रीन गाइडलाइन, ये उनके लिए जो खुद पेशेंट हैं, राइट। तो दोनों का प्रोविजन मैंने कर दिया है। मुझे बताया गया कुछ केमिस्ट और कुछ वैसे भी लोग आ रहे हैं, फार्मेसी कंपनीज के लोग, मैंने कहा कि उनका इंटरेस्ट रखना चाहिए मुझे, तो मैंने ये बना दिया दोनों। तो इस दोनों ही ठीक है, राइट। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं तो ग्रीन है आपका गाइडलाइन। तो ये कार्ड आप लेंगे, पहला स्टेप। कार्ड लेने के बाद इस सेमिनार का जो एक्चुअल हमारा एम है कि अगर आप बीमार हैं तो बीमारी ठीक हो जाए, राइट। ठीक होने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल होना, कंट्रोल होने की अलग बात है। कंट्रोल क्या बोलते हैं, दवा लेते रहना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दवा बिना लिए अगर सब कुछ ठीक रहे तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ठीक होना, उसी को ठीक होना बोलते हैं ना, राइट। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 आज घर जाके। स्टेप 1, मान लो आप बीपी की दवाई लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं, आप डायबिटीज़ की लेते हैं, थायराइड की लेते हैं, राइट, या ऑस्टियोपोरोसिस की लेते हैं। स्टेप 1, उस गोली को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल बीपी और शुगर की बात करते हैं, गोली छोड़ दीजिए, मत लीजिए फॉर 1 डे, कोई नहीं मरने, मैं बता सकता हूँ, राइट। आप अगर जिंदा उस दवाई की वजह से नहीं है, पक्का ही है, राइट। यू आर नॉट अलाइव बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक दिन दवा छोड़िए, 24 घंटा पूरा दवा का असर निकल जाएगा। अब देखिए आपका बीपी कितना है। अगर वो 160/100 से नीचे है ऑलरेडी विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन, दिस मीन्स आप हाइपरटेंशन के पेशेंट थे ही नहीं कभी। तो आपको कुछ, अगर जो मैं आपको खाना पीना आगे बताने वाला हूँ वो ना भी करें आप, तो भी आप हेल्दी हैं। आप वो बिना मतलब के दवा ले रहे थे, वो आपका नुकसान करा रहे थे आप। सिमिलरली शुगर की बात करते हैं, 24 घंटे शुगर छोड़िए आप, शुगर की दवा वगैरह। इंसुलिन वाले के लिए मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा उसको कैसे ड्रॉप करना है। और अगर 250 से नीचे अगर आपका आता है शुगर पोस्ट प्रेंडियल, ये भूल जाइए, फास्टिंग, HbA1c, TP, OGTT ये सब भूल जाइए। सिर्फ एक याद रखिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर मैं शुगर टेस्ट करता हूँ और 250 से नीचे आता है बिना दवा के इन्फ्लुएंस के, तो मैं शुगर का पेशेंट नहीं, आई एम नॉट ए पेशेंट ऑफ शुगर, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गाइडलाइन कोई मेरे गाइडलाइन नहीं है, ये कॉकरेन डेटाबेस की गाइडलाइन है। मैं तो वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है, मेरी पर्सनल राय तो खैर है, लेकिन मेरी राय की वजह से नहीं आपको मानना है। दिस इज अ कॉकरेन गाइडलाइन, राइट। तभी मैं कार्ड छपवा के दे रहा हूँ ताकि आप बोल सकें भाई ये तो इनका गाइडलाइन है, बताओ आप। और यू हैव द राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर डॉक्टर्स। आफ्टर ऑल पिछले 7 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ केसेस में 25 सालों से आप डॉक्टर की सारी बात मान रहे हैं। तो यू ऑल हैव द राइट टू आस्क, आपको पूछना चाहिए, राइट। पहला स्टेप, मैंने ये देखा है कि 25% सो कॉल्ड पेशेंट, जिन्हें पेशेंट बोला जाता था, 25% लोग इस पेशेंट के चुंगल से तो ऐसे ही निकल जाएंगे, राइट। मतलब बिना और कुछ किए, सिर्फ वो गाइडलाइन चेक किए 25%, मतलब 100 में से 25 लोग तो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे, वो बीमार नहीं है। डिजीज मॉनिटरिंग, उसको उनको समझाया गया कि आप बीमार हैं, राइट। अब रहा 75% पेशेंट जो एक्चुअली बिना ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बाद भी अगर 160/100 से ऊपर आ रहा है या शुगर लेवल 250 से ऊपर आ रहा है, तो वो सही मायने में पेशेंट है।
तो क्या उनको दवा लेते रहना चाहिए? उनको भी दवा नहीं लेते रहना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ, राइट। सो स्टेप टू, ऐसे लोग जो गाइडलाइन के बियॉन्ड आ रहे हैं बिना दवा के, यानी कि बिना दवा लिए 160/100 से ऊपर आ रहा है, सर्टनली वो हेल्दी नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो क्या उनको दवा लेनी चाहिए? उनको दवा तो नहीं लेनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आज अगले कुछ मिनट के अंदर आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, खाने का फॉर्मूला। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपके बॉडी वेट के हिसाब से, और उस फॉर्मूले को यूज़ करके जब आप खाना तैयार करेंगे तो फिर उसके बाद आप देखेंगे आपकी बीपी, आपका शुगर वो नॉर्मल होने लगेगा। तो वो जो खाने का फॉर्मूला है वो दवाई का रोल प्ले करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट को दिए। तो दवा तो छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है दैट्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। लेकिन ये फॉर्मूला समझने के लिए, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, राइट, ऑस्टियोपोरोसिस हो, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ओबेसिटी हो, तो उनमें ये फॉर्मूला काम करता है। लेकिन ये फॉर्मूला समझने के लिए आपको 4 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। आई एम गोइंग टू आस्क यू 4 क्वेश्चन, उनके जवाब के अंदर ही वो फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। ये लिस्ट ऑफ कैंसर के नाम मैंने लिखे, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, हार्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर। इनमें अजीब सा कौन लग रहा है? अलग सा कौन लग रहा है? हार्ट कैंसर। अच्छा, हार्ट कैंसर अजीब क्यों लग रहा है? सुना नहीं, राइट। अच्छा, लंग का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्लड में कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है, कोलोन में कैंसर हो सकता है, हार्ट में कैंसर तो कभी सुना नहीं। तो एक सवाल ये आता है, क्या हार्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव है? क्या भगवान ने हार्ट को कुछ ऐसा बनाया कि उसको कैंसर नहीं हो सकता? हार्ट कैंसर तो सुना नहीं, कभी सुना आपने? आपने सुना होगा कि ही इज डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर, ही इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। कोई आके बोला मुझे हार्ट कैंसर हो गया, ये थोड़ा फनी सा लग रहा है, राइट। तो पहला सवाल तो आपने जवाब सही दे दिया कि हार्ट कैंसर इज द ऑड वन आउट। लेकिन मेरा सवाल ये कि ऐसा क्यों? ऐसा कारण क्या है कि हार्ट का कैंसर होता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं? सोल्यूशन वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे। विच इज करेक्ट? हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारी और रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक होता है, ए? या दूसरा, रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज से हाई ब्लड प्रेशर होता है? पहला या दूसरा, कौन सा करेक्ट है? पहला। मतलब यह है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके चांसेस हार्ट की बीमारी के होने के ज़्यादा हो जाएंगे, या आपके चांसेस ब्रेन स्ट्रोक के ज़्यादा हो जाएंगे। असलियत ये है, सेकेंड वन इज राइट, करेक्ट ये है। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क है या हार्ट की बीमारी है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर कोई वजह नहीं बीमारी की, वो बीमारी के बाद का एक सिम्टम है, वो बीमारी इटसेल्फ नहीं है, राइट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्यों ऐसा है, इसको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो हर क्वेश्चन के अंदर एक कुछ छुपा हुआ है, वो आपको आगे तक पहुंचाएगा। तीसरा सवाल मेरा, मान लो किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, राइट, 90% ब्लॉकेज या 80% ब्लॉकेज या 30% ब्लॉकेज, किसमें हार्ट अटैक के चांसेस हाईएस्ट हैं? किसमें है? 30%। चलिए, कोई 30 बोल रहा है, कोई 90 बोल रहा है, कोई 80, कोई ना कोई तो करेक्ट होगा ही, राइट। ओके, ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, इसमें अगर हम कन्वेंशनली सोचें तो साफ सी बात है, जिसका ज़्यादा ब्लॉकेज उसको ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक के। जबकि रियलिटी है, दुनिया का जो आंकड़ा बताता है, वो कैसे वो मैं बताऊंगा साइंस, बट आंकड़ा ये बताता है 90% ऑफ द हार्ट अटैक इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ब्लॉकेज, 20-30% ब्लॉकेज। पूरे दुनिया में सिर्फ 10% हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े ब्लॉकेज की वजह से। 80%, 70%, 90% ब्लॉकेज, यानी कि अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, उसमें से 10 लोगों का हार्ट अटैक का कारण वो सबसे बड़ा वाला ब्लॉकेज है, और बाकी 90 लोगों का हार्ट अटैक का कारण वो छोटे छोटे ब्लॉकेज है, 20-30% वाला। लेकिन ऐसा क्यों, ये जानेंगे तो ही आपको कुछ आइडिया होगा उस फॉर्मूले का, इस पर हम आएंगे। और अब आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेज द ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर फास्टेस्ट? इन चारों में से डायबिटीज पेशेंट कौन सा वाला खाएंगे तो उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा खतरनाक तरीके से? ठीक 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 टी, ओके, चपाती इज द राइट आंसर। अक्सर आपको पता है मैंगो का सीजन 2-3 महीने में आने वाला है, और जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको उनकी वजह से मैंगो के सेलर को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो आम खरीदते ही नहीं, खरीदना छोड़िए वो देखते भी नहीं उसकी तरफ,
कई डायबिटिक पेशेंट मैं मिला, उनको लगता है कि मैं अगर देख भी लूँगा आम की तरफ तो भी मुझे डायबिटीज़ बढ़ जाएगा मेरा, राइट। तो सूंघ के काम चला रहता है आंखें बंद करके, राइट। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो सालों साल, 15 साल 20 साल से डायबिटीज़ वाले पेशेंट, उन्होंने आम नहीं चखा। जबकि असलियत बात यह है कि आम अगर डायबिटीज़ के पेशेंट खाते हैं तो उनका डायबिटीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, राइट। कभी कभी हमारा डायबिटीज़ कैंप होता है, इंडिया में कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, और तब मेरा पहला रूल होता है डायबिटीज़ कैंप में भर्ती करने से पहले, पहला शर्त यह है कि अगर आप दिन में 1 किलो आम खा सकते हैं तो मेरे कैंप में आइए, राइट। और जब आम का सीज़न नहीं होता तो कम से कम 6 केले तो खाने ही पड़ेंगे, कम से कम 6 केले, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट आपको मिले और वो दिन में दर्जन केले खाने लगे तो उसका डायबिटीज़ 2-3 दिन में तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हम सब ठीक होना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है कि क्या करने से ठीक होगा वो बिल्कुल विपरीत है, तो रिजल्ट भी विपरीत ही आ रहा है। 15 साल से हम वही सारा कुछ कर रहे हैं जो डॉक्टर बोल रहा था, तो रिजल्ट तो ठीक आ जाना चाहिए था ना, बट हो क्या रहा है, राइट, और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक गोली और एड होकर ही आती है, राइट, और डोज बढ़ के ही आता है। अब इन चारों सवाल के जवाब के लिए एक सबसे बड़ा सवाल, इसके बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा, द लास्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर इन चारों का जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है। हार्ट का काम क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट? ब्लड को, ओके, एज एक्सपेक्टेड द आंसर इज, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये काम भगवान ने हार्ट को दिया हुआ है, ऐसा ही तो हमने सुना है, राइट। इंटरेस्टिंगली हम में से किसी ने उसको देखा अंदर जाके, वो तो देखेंगे कैसे, राइट, ऐसा हमने पढ़ा है बुक में, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने किसी ने भी, राइट, वो उसको देखा नहीं अंदर से। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये आप एक बार को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने क्या एक्चुअली पढ़ा, आप लॉजिक लगाइए। हमारे हार्ट का साइज कितना है? इस मुट्ठी बराबर, मुट्ठी कर लेंगे ना, ये हार्ट का साइज है, राइट। और पूरा जो ब्लड वेसल है हमारा बॉडी का, राइट, वो कितना है? सारे ब्लड वेसल को मैं अगर एक के बाद एक लगा दूं तो पूरे अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा सकते हैं, 60,000 किलोमीटर तक हो सकता है, अगर हम स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज को छोड़ दें, राइट। सो हार्ट का साइज इज रियली वेरी स्मॉल। आप में से यहाँ पे कोई इंजीनियर है? इंजीनियरिंग की है किसी भी तरह की? है कोई यहाँ पे? कौन कौन इंजीनियर है यहाँ पे? कौन सा इंजीनियरिंग किया आपने? सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर है कोई? आप हैं, राइट, ओके। मैकेनिकल इंजीनियर से अगर पूछेंगे कि अगर छोटा सा मशीन हो जो इसका साइज इतना सा हो और उसमें इतनी ताकत हो कि वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा दे लिक्विड को, तो इंजीनियर के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आप अगर हार्ट को देखना चाहते हैं अंदर से, तो जो हार्ट है दैट इज दिस, ये है हार्ट, राइट। ये पिग का हार्ट है, बिल्कुल फ्रेश, राइट। और यही साइज इंसान का हार्ट है। इंसान के हार्ट को पिग के हार्ट से कंपेयर क्यों किया जाता है? किसी को अगर वॉल्व सर्जरी होनी होती है, वॉल्व सर्जरी, तो वो पिग के हार्ट को निकाल के उसके अंदर का वॉल्व लेके इंसान को लगाया जाता है। तो इंसान का जो हार्ट है वो पिग के हार्ट के क्लोजेस्ट है। सो दिस इज व्हाट इज हार्ट, राइट। ये है जो हार्ट है जिसके बारे में बोल रहा हूँ, और इसके अंदर इतनी ताकत कि ये इतना जोर से ब्लड को फेंकेगा कि पूरे दुनिया का एक चक्कर लगाकर ब्लड वापस आ सकता है। इंजीनियर के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। एज ए इंजीनियर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कोई मशीन नहीं हो सकती। क्या कहते हैं? तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स के, ये तो फिजिक्स का काम है ना, ये कोई डॉक्टर का काम नहीं है जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, राइट। सो एज ए इंजीनियर और फिजिक्स का के थ्रू अगर जवाब देने की कोशिश करें तो आपको जवाब यही मिलेगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन चक्कर ये है कि जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, जैसे आपने पढ़ी है, तो आपने मेडिसिन नहीं पढ़ा, मेडिकल की कोई ज्ञान नहीं है आपको। जिसने मेडिसिन पढ़ी है उसको न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं है। मेडिकल कॉलेज में 7 साल पढ़ने के बाद जो न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है वो सिर्फ 7 घंटे, सो ऑलमोस्ट 0। और जिसने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है, फूड कैसे काम करता है बॉडी में, उसने फिर मेडिकल गाइडलाइन कैसे बने वो नहीं पढ़ा,
आपने एग्जाम्पल बचपन में सुना है कि 7 अंधे थे, उनको बोला ये क्या है, कोई बोल रहा है ये कोई सांप है, कोई बोल रहा है ये रस्सी है, कोई बोल रहा है ये वृक्ष की तना है, याद आ रहा है? लेकिन एक्चुअली वो क्या था? हाथी था। तो किसी एक पार्ट को देख के अगर हम सोचें कि पूरा जानवर हम समझ लें तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और एक पार्ट को देख के हम जो समझेंगे वो टोटली डिफरेंट होगा देन द रियलिटी। तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम एक पार्ट को पढ़ते हैं, राइट? मेरी जो बेसिक पढ़ाई है वो इंजीनियरिंग में है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैंने किया है, लेकिन मैंने मास्टर्स किया है दैट इज़ डायबिटीज़ एजुकेशन इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन से, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है डायबिटीज़ में। मैंने एडवांस ट्रेनिंग लिया है लाइफ कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट एंड इमरजेंसी मेडिसिन में, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, राइट? और न्यूट्रिशन की पढ़ाई मैंने की है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से, टी कोलिन कैम्पबेल जिनके बारे में अभी मित्तल साहब बता रहे थे, राइट? और मैंने डॉक्टरेट किया है पब्लिक हेल्थ फ्रॉम वियतनाम, राइट? इसके अलावा गाइडलाइंस कैसे काम करते हैं उसकी पढ़ाई की पिनांग मेडिकल कॉलेज मलेशिया से। तो अगर ये सारे हिस्सों को, इंजीनियरिंग को, मेडिकल को, न्यूट्रिशन को, गाइडलाइन को मिला दें तो वो जानवर क्या है वो आपको तब क्लियरली दिखाई देगा, राइट? लेकिन ऐसा हम कम करते हैं, ऐसा नहीं करते, तो हम सिर्फ एक पार्ट को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक पार्ट को देख के असली तस्वीर आपको समझ नहीं आ सकती। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हार्ट ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो 1 लाख तक दूरी तक वो ब्लड को सर्कुलेट करे। तो जो हमने पढ़ाई की है, राइट, कि हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। फिजिक्स के हिसाब से नहीं हो सकता। कोई बुकिश बोलेगा लेकिन फिजिक्स के हिसाब से दैट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट? तो फिर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या क्वेश्चन आएगा? एक तो हार्ट क्या करता है, फिर सर्कुलेशन कैसे होती है? अगर हार्ट नहीं करता तो करता कौन है फिर? और हार्ट क्या कर रहा है फिर? 2 सवाल आते हैं। हार्ट क्या करता है पहले वो बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको सवाल जवाब का समय दूंगा। आपको सारी बातें मेरी एज इट इज माननी नहीं है, आपको आर्गूमेंट करना, मुझसे बहस करनी है, राइट? सवाल पूछने हैं हजारों, और जब कन्विंस हो जाए तभी आप बोलना हाँ भाई ठीक है। वो आपको बाद में आप सवाल कहीं लिख सकते हैं, जो भी सवाल हो आपके। हार्ट का काम है ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करना, सिर्फ बाहर तक फेंकना, बाहर तक पहुंचा देना। लेकिन उसके बाद आगे जो सिस्टम में सर्कुलेट होता है वो वाला काम हार्ट को नहीं दिया भगवान ने। वो काम भगवान ने दिया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है? सारे ब्लड वेसल्स टुगेदर आते हैं। ये बात मेडिकल साइंस को नहीं पता चली 1998 तक। 1998 तक मेडिकल साइंस ये सोचता रहा कि हार्ट का काम है पूरे सर्कुलेशन में ब्लड को पहुंचाना। लेकिन 1998 में एक डिस्कवरी हुई, उनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज फॉर साइंस, मेडिकल साइंस। नोबेल प्राइज का मतलब अनडिस्प्यूटेड, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया मेडिकल जगत ने। और तब ये देखा गया कि जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो ये है इनसाइड लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। यहाँ पे वो ये मान लो आपका ब्लड वेसल है। वैसे आपका ब्लड वेसल इतना मोटा नहीं होता, हाथी का होता होगा, राइट? या गाय का होता होगा, हाथी का इससे ज़्यादा चौड़ा होगा। हमारा होता है जो सबसे बड़ा है यहाँ की आर्टरी, वो है आपके पेन का जो डायमीटर है नॉर्मल पेन का, दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट वन। द स्मॉलेस्ट वन होता है तो पेन का जो टिप है उससे भी छोटा, राइट? दैट इज द डायमीटर बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द ह्यूमन ब्लड वेसल। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ले रहा हूँ, मान लीजिए ब्लड वेसल है, तो इसकी जो अंदर की लेयर है जहाँ से ब्लड पास होता है, वो जो वॉल है जिसको टच करते हुए ब्लड पास होता है, वो वॉल का काम, उसे कहते हैं इंडोथेलियम, दैट इज कॉल्ड इंडोथेलियम। इस वॉल का काम है ब्लड को आगे पुश करना। वो वॉल कर रहा है, वो हार्ट नहीं कर रहा है, वो वॉल्व कर रहा है, ये वॉल कर रहा है, इनर वॉल, इसे कहते हैं इंडोथेलियम। भगवान ने इंडोथेलियम को ये काम दिया है कि आपको ब्लड थोड़ा आगे पहुंचाना है, फिर यहाँ वाला इंडोथेलियम वॉल इसको आगे पुश करेगा। कैसे वो पुश करता है? बाय प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर केमिकल, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ये बात 1998 से पहले नहीं पता थी। सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू एंडोथेलियम लेयर इनसाइड लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। सो इसका मतलब है आपका एंडोथेलियम लेयर का इंपॉर्टेंट रोल है आपके हेल्थ के अच्छे या खराब होने में। आपकी हेल्थ जो है आपके इंडोथेलियम की हेल्थ लेयर की हेल्थ के बराबर है। अगर आपका इंडोथेलियम लेयर हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। अगर आप हाँफते हैं तो वो हार्ट कमज़ोर है ऐसा नहीं, हार्ट कमज़ोर होगा
लेकिन आपका एंडोथेलियम लेयर में गड़बड़ होगी, क्योंकि हार्ट सिर्फ हार्ट तक ही सीमित नहीं रहा, दैट बिकम्स अ कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट। अब क्या है, कुछ लोगों में, इन सम पीपल, एंडोथेलियम लेयर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इनसाइड लेयर जो है उनकी स्टिकी हो चुकी है। स्टिकी क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। चिपचिपा, तो चिपचिपा होने से क्या होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल इसमें ट्रेवल करेगा, फैट ट्रेवल करेगा, कैल्शियम ट्रेवल करेगा, कार्बोहाइड्रेट ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा, चिपचिपा है तो चिपक जाएगा। वो चिपकेगा तो एक तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, राइट। लेकिन चिपकेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे व्हाट विल हैपन, इस तरह के ब्लॉकेज बन जाएंगे ऐसे। अब गौर से समझिए इसको, जब ये ब्लॉकेज बन जाएगा तो ये यहाँ पे डायमीटर कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, कम हो गया ना। अब मान लो मैं डायमीटर को घटाता हूँ तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। जितना डायमीटर घटेगा उतना प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कब बढ़ रहा है, जब हार्ट डिजीज के जिसको है उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगी एज ए रिजल्ट। अब अगर ब्लड प्रेशर को हम दवा से घटा लें तो क्या ये ब्लॉकेज खत्म हो गया? अरे गेटिंग द पॉइंट, क्या किस तरह से होता है काम, राइट। तो स्टेप 1 ब्लॉकेज बनता है जिससे डायमीटर कम हो जाता है। जब डायमीटर कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर इज ए रिजल्ट ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज सिर्फ हार्ट तक लिंक नहीं है, अब पूरे बॉडी के ब्लड वेसल को हार्ट बोल रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, राइट। तो अब अगर आपने दवा ले लिया और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया तो क्या आपका रिस्क हार्ट डिजीज का कम हो गया? कहीं से नहीं हुआ, राइट। तो दवा लेके ब्लड प्रेशर कम तो हो जाएगा जितना एक हेल्दी इंसान का रहता होगा 160/100 से नीचे, लेकिन वो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है वहीं का वहीं है, यानी कि रिस्क वहीं का वहीं है। द रिस्क इज सेम एट द सेम प्लेस, राइट। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि अगर आप सोचते हैं कि मैं दवा लूंगा तो ही मैं ठीक रहूंगा, दवा लेके आंकड़े ठीक रह सकते हैं। आंकड़े का ठीक रहना और आपका ठीक रहना आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग बातें हैं, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाहिर सी बात है कि 160/100 से ऊपर है तो आपको परेशान होना चाहिए, लेकिन उसको मैं दवा लेके कम कर दूंगा और परेशानी चली जाएगी, दैट इज टू अपोजिट थिंग, राइट। हमें ये करना होगा, क्या करना होगा, ब्लॉकेज रिमूव करना होगा, ब्लड प्रेशर को सही मायने में करना है। और इंसिडेंटली मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जो ब्लॉकेज को खत्म कर दे या कम कर दे, राइट। ब्लॉकेज कम नहीं हो सकती, मेडिकल साइंस में कोई दवा नहीं है, राइट। लेकिन अगर ब्लॉकेज आपकी कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। यानी कि ब्लड प्रेशर जब अपने आप नॉर्मलाइज हो रहा है बिना दवा के, तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्लॉकेज भी खत्म हो रहा है, यानी कि आपके हार्ट डिजीज का रिस्क है दैट इज गेटिंग लेसर एंड लेसर। सो दैट कैन बी इंटरेस्टिंग थिंग, उससे आपका रिस्क फैक्टर कम होगा। जो सवाल आपके वो लिखते रहिए, ठीक है ना, या हो सकता है इस दौरान आपको सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाए, नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर, आई गिव ए चांस यू कैन आस्क क्वेश्चन, राइट। तो मुझे पता है आपके दिमाग में हर बार एक सवाल आता होगा क्योंकि हम बात ही अजीबोगरीब कर रहे हैं, कुछ अलग ही, राइट। लेकिन आपको लिख के रखना है, क्योंकि जब तक सवाल के जवाब आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आप इसको अपनाएंगे नहीं, इसको ठीक से करेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि ब्लड प्रेशर के कम करने से रिस्क घटता, ऐसा नहीं है, बल्कि हार्ट डिजीज का रिस्क है तो ही ब्लड प्रेशर एज ए रिजल्ट बढ़ गया। होता क्या समझिए, जब एज ए डायमीटर कम हुआ तो ब्लड का स्पीड बढ़ा ताकि वो न्यूट्रिएंट को ठीक से पहुंचा पाए, लेकिन अब जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो क्या करता है, हार्ट को कमज़ोर कर देता है ताकि हार्ट और अपना प्रेशर को कम कर दे। हार्ट को कमज़ोर करता है नंबर 1, लेकिन हार्ट तो सारा सर्कुलेट करता नहीं है, और एंडोथेलियम लेयर को भी वो कमज़ोर कर देता है। कैसे? अब देखिए, जब भगवान ने हमें आपको बनाया था तो हमारा जो ब्लड वेसल था वो था इस तरह से, इसे कहते हैं इलास्टिक। लेकिन अगर इसके अंदर एक लेयर जम जाए कार्बोहाइड्रेट की या फैट की तो ये बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की तो बन जाएगा उसे प्लास्टिक। मतलब ऐसे करेंगे तो कट से टूट जाएगा, राइट। तो जितना ज़्यादा वो प्लास्टिक होगा उतना ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। तो दवा जब आप लेते हैं वो क्या करता है, इसको थोड़ा प्लास्टिक करने की कोशिश करता है एंड उससे आपका बीपी लो दिखाता है। यानी कि जब जब आप बीपी की दवा ले रहे हैं आप अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का और हार्ट का नुकसान करते हुए ब्लड प्रेशर को घटा रहे हैं। ब्लड प्रेशर की दवा लेना एक बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है, राइट। सो अगर आप में से कोई भी ब्लड प्रेशर का दवा ले रहा है तो हर दिन हर पल दवा लेते हुए अपनी बॉडी का नुकसान करते हुए आप आंकड़ों को सही ला रहे हैं। अगर आंकड़ों के सही रहने से अगर आपके रिस्क फैक्टर कम हो जाते
तो बीपी की दवाई जितने लोग ले रहे हैं उनको हार्ट की बीमारी होती ही थी, जबकि रियलिटी ये है कि बीपी की गोली की वजह से हार्ट की बीमारी होती है, अदर वे राउंड, इट इज अदर वे राउंड, राइट। थैंक यू। क्यों? क्योंकि बीपी गोली लेंगे तो हार्ट को कमजोर करेगा और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इसको इलास्टिक प्लास्टिक करेगा, और जैसे ही ये दोनों चीज होंगे दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिजीज, राइट। सो मेडिकल साइंस सिर्फ उल्टा कर रहा है और आंकड़ों पे खेलते हुए, आंकड़ों पे हमें समझाते हुए, राइट। तो आगे अगर हम बढ़ें, इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू तो ये है जो आपने पूछा, क्या हम करें कि ये ब्लॉकेज गायब हो जाए। अगर ऐसा कुछ हमने कर दिया तो सही मायने में तब वो हेल्थ होगी, राइट। तो वो कैसे गायब होगा उसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप मान लो कुछ खाना खाते हैं, पहली बात तो ब्लॉकेज आया कैसे, वो मैंने बताया था कैसे आया, वो स्टिकी हो गया था, राइट। अब मान लो कुछ खाना आप खाते हैं, मान लो आप आम खाते हैं या फिर आप बिस्किट खाते हैं। जब आम खाते हैं या बिस्किट खाते हैं तो बॉडी के अंदर दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, दोनों में ही शुगर है, एक समान शुगर है, एक समान प्रोटीन है, एक समान कैल्शियम है, एक समान सब कुछ, ऐसे मान लेते हैं कंपैरिजन के लिए, राइट। अब आपने बिस्किट खाया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कुछ सेम है, या फिर अपने आम खाया उसमें सब कुछ सेम है। कोई भी चीज जब खाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड तीसरा कौन सा है? फैट। उसमें से कार्बोहाइड्रेट को पहले पकड़ लो। कोई भी खाना जो रिफाइंड कैटेगरी में आता है, फैट कैटेगरी में आता है, या फिर एनिमल फूड कैटेगरी में आता है, जैसे कि दूध, जैसे कि मीट, मछली, अंडा, उसका कार्बोहाइड्रेट अगर निकाल लें तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें, उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो दिखेगा ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ही सीधा, राइट, क्लियर है। और कोई भी आम टाइप का फल या सब्जी का अगर आप कार्बोहाइड्रेट निकाल दें, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालें, तो वो दिखेगा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ ऐसा। सो अंडरस्टैंड कीजिए, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक वो जो फल सब्जी से आता है, जब उसको कच्चा खाते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। दूसरा वो जो पैक फूड से आता है, या फिर दूध से या मीट मछली से आता है। दूध, पैक फूड, मीट मछली या फिर ऑयली फूड से जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, राइट, बिल्कुल सीधा। और आम या फल या सब्जी से जो आता है कच्चा जब खाते हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा। अब क्या होता है, जब आपने बिस्किट खाया या आपने चिप्स खाया या आपने तला हुआ खाया, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट गया वो ये गया। अब मान लीजिए मैं आपको एक काम देता हूँ कि ये लीजिए, ये कुछ स्ट्रॉ है और ये कुछ है, इनको एक के ऊपर एक लगाइए, इसको भी लगाइए, अरेंज कर दीजिए, इसको अरेंज कीजिए ए, इसको अरेंज कीजिए बी। किसको अरेंज करना आसान होगा, ए या बी? ए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल प्लेन है। तो जब ये ब्लड में फ्लो हो रहा है तो ये क्या करता है, जहाँ चिपचिपाहट है वहाँ आराम से बैठ सकता है, आराम से सेटल हो जाता है, एक के ऊपर एक बड़ा आराम से सेटल होता है, बिकॉज ये आराम सेटल अभी भी सेटल है आराम से, राइट, जबकि ये सेटल नहीं हो सकता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे बॉडी में जिसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होगा और पहले से ही आपके वो चिपचिपाहट है, तो वो क्या होगा, जम जाएगा, ब्लॉकेज होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड उल्टा, जब आप कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेंगे जिसका स्ट्रक्चर ठीक उसका उल्टा होगा, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा, तो वो जमेगा तो नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, जब वो क्रॉस कर रहा होगा तो जितने सारे वो ब्लॉकेजेस हैं उसको खुरपी की तरह काटता हुआ आगे ले जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? उससे क्या होगा, ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। या थैंक यू। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं देखो भाई, आम मत खा लेना और केला तो बिल्कुल मत खाना। उनको डर है कि कहीं खा लिया और अब ठीक हो गए, फिर दोबारा तो आएंगे नहीं, ब्लॉकेज तो चला गया, राइट। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, राइट। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग पहलू में बढ़ते हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था आपसे, कि मैंगो शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है। आंसर इज अच्छा होता है, राइट। वो कभी भी आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा, राइट। 5-10 मिनट बढ़ाएगा, उतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हेल्दी इंसान लेगा तब भी बढ़ेगा, बट 400-500 ऐसे नहीं करेगा, राइट। अब आता है एक क्वेश्चन, ये जो ब्लॉकेज है ये क्या कर सकता है हमारे लिए।
आपको पता है हार्ट अटैक कर सकता है, आपको पता है ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है। ये ब्लॉकेज बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है ना, क्योंकि ब्लड वेसल तो हर जगह है, कार्डियोवैस्कुलर तो हर जगह है। जहाँ भी ब्लॉकेज होगा तो वो वाला अंग काम करना बंद कर देगा। ब्रेन में ब्लॉकेज होगा उसे हार्ट ब्रेन स्ट्रोक बोल देंगे, हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक बोल देंगे। सिमिलरली जॉइंट्स में हो सकता है जॉइंट पेन, अर्थराइटिस वगैरह बोल देंगे, राइट। तो जितनी सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें, उन सारी बीमारियों का जो एक कारण है वो है ब्लॉकेज। पेनक्रियाटिस है, कोलाइटिस है, राइट। तो यूँ मानिए जैसे आइटिस बोला है, तो आइटिस तो हो गया घाव, इन्फ्लेमेशन, और पेनक्रियाटिस मतलब घाव कहाँ पे? पेनक्रियाज में। कोलाइटिस, आइटिस तो घाव हो गया, कोलोन में घाव, अर्थराइटिस जॉइंट्स में घाव, राइट। तो अब घाव कहाँ से होता है? जब ये ब्लॉकेज होता है कुछ समय बाद यहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन, अगला स्टेप है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, घाव। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप मोमबत्ती लीजिए, उसका मोम पिघला के कहीं लगा दीजिए, अगर वो लगा रहे 2-4 दिन तक तो उसके बाद घाव आने लगेंगे नीचे से, राइट। क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा, ना एयर लग रहा, तो बॉडी क्या करेगा? घाव बनाएगा। बॉडी की ये प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी है। तो घाव जब होता है तो ब्रेन क्या करता है? सिग्नल भेजता है पेन का, दर्द का आपको, ताकि आपको पता चले कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको ठीक करना है, राइट। घाव से पेन कैसे आता है? घाव से पेन अपने आप नहीं आता, ब्रेन सोचता है चलो उसको बता दूं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ताकि आप कुछ करें, उस ऑर्गन को कम इस्तेमाल करें, राइट। तो दैट इज व्हाट इज एनी काइंड ऑफ पेन। बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो उसका कारण है इन्फ्लेमेशन, घाव। घाव का कारण है कि वहाँ कभी ब्लॉकेज रहा होगा, नाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू घाव, राइट। तो उस घाव को भरने का मलहम कोई मेडिकल साइंस में नहीं है, ना इस ब्लॉकेज को खत्म करने का मरहम या कोई तरीका मेडिकल साइंस में नहीं है, खाने में ज़रूर है, राइट। सो ब्लॉकेज पे आ रहे हैं, तो अब इस लेक्चर का मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मुझे लगता है ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, इस पर मैं आने वाला हूँ, एंड वो है कैंसर। घाव या इन्फ्लेमेशन या फिर ब्लॉकेज का कैंसर से कैसे इंटरेस्टिंग बीमारी, बड़ी मज़ेदार, राइट। कैसे? देखिए, आपको लगेगा कि अगर कोई भी बीमारी होना हो मुझे तो मैं कैंसर को चुनूंगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके बाद। और एक टाइम आया कि ये ब्लॉकेज पूरा हो गया और ये मान लीजिए ये पेनक्रियाज में है या किडनी में है, कोलोन में कहीं पे है। अब इसका मतलब इसके आगे के जो यहाँ पे सेल्स हैं, आगे का जो यहाँ पे ऑर्गन है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा। ऐसे में इस ऑर्गन का क्या हो जाएगा? जब ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, व्हाट विल हैपन टू दिस ऑर्गन? तो आमतौर पे ये डेड हो जाएगा, राइट। मान लो ये हार्ट के मसल्स हैं और हार्ट वाला ये आर्टरी है, तो ये डेड हो जाएगा, उसे कहते हैं हार्ट अटैक। ये ब्रेन की अगर आर्टरी है और ये ब्रेन के सेल्स हैं तो उसे कहेंगे ब्रेन स्ट्रोक, राइट। तो कुल मिला के ब्लॉकेज हो गया, ये सेल्स डेड हो गए और उसके बाद हार्ट अटैक, राइट। लेकिन हमारे बॉडी के हार्ट को छोड़ के बाकी सारे अंग में कई बार सेल्स, ये जो सेल्स हैं, ये इनको जब खाना, ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिलता है जिंदा रहने के लिए, तो ये सारे मिलकर सामूहिक रूप से ये तय करते हैं कि हम मरने नहीं वाले। ये इंसान हमें भोजन नहीं पहुंचा रहा, लेकिन हमने तय किया हम मरेंगे नहीं। फिर वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, राइट। चोरी कैसे करेंगे? इसे मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, राइट। वो क्या करते हैं? ये यहाँ से अपने लिए एक ब्लड वेसल तैयार करते हैं, चोरी वाला, चोर रास्ता से, और यहीं से और ऐसे कई जगह और से तय करते हैं, और वो यहाँ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ब्लड यहाँ से चुरा लेते हैं, राइट। तो अब वो जिंदा रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, मान लीजिए एक चोर है, उसको अपने ऑफिस घर का या उसको अपनी यूनिवर्सिटी का फीस डिपॉजिट करना है करीब 1000 रुपये, और उतना पैसा नहीं है और डिपॉजिट करना ज़रूरी है, तो वो सोचता है कि चलो मैं बैंक में जाके चोरी करूँगा। जब सिंदूक खोलेगा तो क्या लगता है पहला बिहेवियर कि उस सिंदूक में से 1000 रुपये गिन के फिर निकल लेगा, या बिहेवियर 2 सारा उस सिंदूक उठाएगा जितना हाथ में आया और तब निकलेगा? पहला या दूसरा? दूसरा। वो काउंट नहीं करेगा, हालांकि इंटेंशन उसकी चोरी की किसी कारण से है, लेकिन जब चोरी कर ही रहा है तो सोचा मैं सारा ही ले लूँ, बात तो एक ही है। अगर पकड़ा गया तो वही लगभग सजा तो एक ही जैसी होनी है। ठीक उसी तरह से जब ये चोरी करते हैं ये सेल्स, तो जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ये चोरी करते हैं वो उतना नहीं लेते जितना कि इनको जस्ट आवश्यक है, फिर वो ओवर ईटिंग करने में लग जाते हैं। अच्छा, ये ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ट्यूमर बन जाएगा। तो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज जब कोई भी अंग बाकी अंग के कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है, दैट इज कैंसर।
कैंसर ऐसा कोई बीमारी नहीं है, वो कुछ सेल्स का बिहेवियर है, वो बिहेव कर रहे हैं स्पीडीली, दैट इज कैंसर। कैंसर कोई डिजीज नहीं है खतरनाक कि हम मर जाएंगे। कैंसर एक बिहेवियर है कि आपके, अगर डॉक्टर ऐसा सिंपल बोले कि आपके बॉडी के कुछ सेल्स ने फैसला किया कि मैं थोड़ा तेजी से बढ़ूंगा, तो लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं, बोलते हैं आपको कैंसर हो गया, तो सोचता है तो आज ही मर गया। जैसे हेलिटॉसिस वैसे ही कैंसर। इन रियलिटी हम सबके बॉडी में कैंसरस सेल होते ही हैं, और इस तरह का हमारे सबके बॉडी में होता ही रहता है। लेकिन हमारे बॉडी के पास कुछ मैकेनिज्म है इसको रोकने का। वो मैकेनिज्म क्या है? हम में से कुछ लोगों की बॉडी में क्या किया, बॉडी ने जब बॉडी को पता चला, ब्रेन को पता चला यार कुछ लोग तो बागी हो रहे हैं, तो ब्रेन ने क्या किया, इसको काट दिया सप्लाई को फर्स्ट, दूसरा यहाँ सप्लाई को ऑन कर दिया, कैंसर खत्म। लेकिन ये काम जो है ये भगवान ने सिर्फ हमारे ब्रेन को दिया है, किसी डॉक्टर को नहीं दिया। ये काम आप ही को करना पड़ेगा अपने लिए। Nobody else can not do it, right? Thank you. Thank you. अब सवाल ये आता है, क्या हम करें कि ब्रेन को हम कैसे सपोर्ट करें कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये सप्लाई तो कट हो जाए, यानी कि ये सूख जाए ब्लड वेसल जो बनाया था, और ये दोबारा सप्लाई चालू हो जाए। इसका जवाब अगर मिल जाए तो बात बन गई, राइट? देन द मैटर इज सॉल्व। अब मैं अगले 5 मिनट में इसका जवाब देने वाला हूँ, दैट बिकम द टुवर्ड द कंक्लूजन ऑफ इट। द आंसर अगले उस स्लाइड में आंसर आने वाला है, क्या हम करें कि वो रिवर्स हो जाए जो मैंने आपको दिखाया था कंडीशन। द आंसर इज मैसिव डोज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998 के अनुसार अगर बॉडी में मैसिव डोज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाए तो वैसा हो सकता है। कुछ लोगों की बॉडी में बनना शुरू होता है तो उनको पता भी नहीं चलता कब कैंसर आया कब गया। जैसे हम सबके बॉडी में कैंसर सेल आते हैं, ट्यूमर बनता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, बॉडी अपने आप ही वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना के उसको खत्म भी कर देती है सबके बॉडी में। तो कैंसरस सेल होना या ट्यूमरस ग्रोथ होना कोई अजीब बात, एबनॉर्मल बात नहीं है, वो बॉडी का एक फंक्शन है। लेकिन हम में से कुछ लोग ज़्यादा जागरूक हैं, हर साल हमें सारे कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराना ही कराना है, और मेडिकल चेकअप कराने गए और डॉक्टर ने बोला आपके यहाँ तो ट्यूमर है। वो तो बोला डॉक्टर बताओ कीमोथेरेपी करूँ कि रेडिएशन करूँ कि वो सर्जरी कर दूँ। वो तो उसने क्या किया, बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करने का, उसको बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। और ऐसे में क्या होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जब कोई ट्यूमरस सेल कहीं पे है, मान लो ट्यूमर है ऑलरेडी, इसको ध्यान सुनिएगा, इससे किसी की जान बच सकती है। अगले 2 मिनट में जो बोलने जा रहा हूँ, मान लो कि कोई आपके पास आता है कि डॉक्टर ने ट्यूमर डिटेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पेन हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरे कराओ, कुछ भी, और उसमें ट्यूमर निकला, और फिर बोलेगा डॉक्टर बोलेंगे कि भाई बायोप्सी कराओ। याद रखिए बायोप्सी क्या होता है कि चलो डॉक्टर ये बोलेंगे कि मैं पता नहीं अंदर क्या सेल किस तरह का बिहेव कर रहा है, वो चोरी वाला सेल है या यूं ही है, खतरनाक है कि खतरनाक नहीं वाला है। तो कुछ सेल यहाँ से हम निकालेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में डालेंगे, उस सेल को अलग से कल्चर करेंगे कुछ दिन तक, तो वो सेल कैसे बिहेव करते हैं इससे पता चल जाएगा वो कैंसरस ग्रोथ वाला सेल था या नहीं था। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपने उस वहाँ से सेल निकालने के लिए बॉडी को काटा या सेल्स को छेड़ा, वो जो गुट था उस गुट में फैल जाएगा कि हम पे हमला हो गया है। अब वो गुट क्या करता है, जब हमला होता है गुट बोलता है फैल जाओ बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन में फैल जाओ। तो वो जो कैंसर सेल है कुछ ब्लड वेसल के रास्ते लंग्स में पहुंच जाएगा, कुछ ब्रेन में पहुंच जाएगा, कुछ हार्ट में पहुंच जाएगा, राइट? हाँ, हार्ट में पहुंच जाएगा, लेकिन हार्ट में पहुंचने के बाद क्या नहीं होने वाला, हार्ट कैंसर नहीं होने वाला। वो क्यों, मैं उस पर आता हूँ, राइट? बॉडी के सारे अंगों में पहले ही पहुंच जाओ, दैट इज व्हाट इट विल डू। तो जैसे ही आप बायोप्सी कराएंगे तो वो बायोप्सी वाला पेशेंट इमीडिएटली ही विल गो टू थर्ड स्टेज कैंसर। थर्ड स्टेज कैंसर क्या होता है, जब बॉडी में स्प्रेड हो, दैट इज कॉल्ड थर्ड स्टेज कैंसर। तो थर्ड स्टेज कैंसर अपने आप में नहीं हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोप्सी, राइट? तो बायोप्सी मतलब छेड़छाड़ करना। तो अगर सर्जरी करते हैं वो भी छेड़छाड़ करना ही है ना, उसका ही एक रूप है, राइट? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छेड़छाड़ ना करें ताकि वो फैले ना, और जब फैल जाएगा तो क्या करेगा, कहीं पे ज़्यादा फैलेगा, कहीं पे कम फैलेगा। जहाँ पे ज़्यादा फैलेगा वो वाले ऑर्गन में ज़्यादा तकलीफ होगी, तो सबसे पहले आपका डॉक्टर उस ऑर्गन को ज़्यादा डिटेक्ट करेगा, सोचेगा कि आपको तो ब्रेस्ट कैंसर है, वेयर द कैंसर इज ऑलरेडी देयर इन लंग्स बट इन स्मॉल साइज, राइट? इस तरह से। तो द फर्स्ट थिंग इज कि बायोप्सी कराना नहीं है कभी भी, इवन एक्सरे भी नहीं कराना। क्यों? क्योंकि एक्सरे से भी
वो जो सेल्स हैं जो गुट में थे वो जाग जाते हैं, फिर भागना शुरू कर देते हैं। और ये मैं ऐसे कहानी बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मेडिकली ये प्रूव्ड है, ये सब सारे डॉक्टर को पता है। आप किसी भी पूछेंगे, ये मेडिकल लिटरेचर में ऑलरेडी है। एक्सरे कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे, योर चांसेस ऑफ कैंसर इंक्रीजेज बाय 3 to 4 टाइम्स, ऑलरेडी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसका मैकेनिज्म है, जस्ट मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट में मान लो सप्लाई बंद हो गई ब्लड की, ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ गया, तो हार्ट के सेल्स को अब फूड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। लेकिन क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हर पल काम करता है, रेस्ट नहीं मिलता। आप थक गए पैरों में तो आप बैठ गए, तो यहाँ के मसल को रेस्ट मिल गया, बॉडी के हर मसल को रेस्ट मिल गया, हार्ट के मसल को रेस्ट नहीं मिलता। तो जब वो ब्लड वेसल नया तैयार होता है, चोर रास्ता, एंजियोजेनेसिस, तो उस तैयारी के लिए बॉडी को, यानी कि उन गुट के सेल्स को कुछ समय लगता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और उतने समय तक वो सारे सेल्स भूखे रह सकते हैं, क्योंकि वो सारे सेल्स को 24 घंटे हार्ट के सेल्स की तरह काम नहीं करना है। लेकिन हार्ट के सेल्स के पास वो वाला ऑप्शन नहीं है बिना काम किए रहना, क्योंकि उसको तो बनाया भगवान ने 24 घंटे काम करने के लिए, राइट। बॉडी के सारे मसल्स को रेस्ट मिलता है, हार्ट के मसल को 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं मिला आज तक, जब से आप पैदा हुए। आप चाहते हैं थोड़ा रेस्ट मिल जाए भाई? नहीं चाहते, राइट। जब सोते हैं तब भी हार्ट चलता है, रेस्ट उसको तब मिलेगा जब आपको रेस्ट मिल जाएगा परमानेंटली, उससे पहले नहीं, राइट। तो हार्ट के सेल के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो रास्ता बनाए जिसको बनाने 2-3 दिन लगेंगे। तो हार्ट के सेल्स के पास एक ही रास्ता है कि वो मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। इसलिए हार्ट का कैंसर होने से पहले हार्ट अटैक आता है, यानी कि पेशेंट पहले ही मर जाता है, राइट। तो हार्ट का कैंसर नहीं होता, राइट। नाउ द थिंग्स आर लिटिल क्लियर। तो बॉडी का जो प्रोसेस है चोर रास्ता वाला, वो खत्म हो सकता है, और ब्लॉकेज जो है वो भी खत्म हो सकता है। ये मेडिकल साइंस बोल रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं, ये मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा आप करें कि बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड भरपूर बन रहा है, तो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जो चोर रास्ता वो भी बंद हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों चीज़ अगर हो गए, यू आर क्योर्ड ऑफ कैंसर, यू आर क्योर्ड ऑफ हार्ट डिजीज, यू आर क्योर्ड ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यू आर क्योर्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ बॉडी पेन, एंड यू आर क्योर्ड ऑफ डायबिटीज एज वेल। अच्छा, डायबिटीज क्या होता है? यहाँ डायबिटीज का कनेक्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, इसके लिए मुझे 2 लोग चाहिए, कोई भी 2 लोग आ जाए स्टेज पे। ये एक पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ना, नीचे से पकड़िएगा इसको, हाँ नीचे से, एक हाथ से, हाँ एक हाथ से ऐसे कर पकड़ सकते हैं, हाँ, ताकि गिरे ना। हाँ, आप भी इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, एक हाथ से, ऐसे, हाँ, ठीक है ना। अब देखिए, इमेजिन करते हैं कि जो ब्लड वेसल है उसका अंदर वाला लेयर का नाम बताया था मैंने, व्हाट इज दैट? एंडोथेलियम, राइट। तो अब क्या होता है कि ब्लड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, जो आपको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाई है, वैसे ही ब्लड का एक काम है, मेजर काम है, खाने को ट्रांसपोर्ट करके सेल्स तक पहुँचाना। इट इज ए ट्रांसपोर्टर, राइट। तो यूँ मानिए ये ब्लड है और इसके अंदर खाना है, ये ब्लड का सेल है, उसके अंदर खाना है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, और ये जो परत देख रहे हैं ये एंडोथेलियम लेयर है, अंदर वाला लेयर है, राइट। अब मान लीजिए आप जरा धीरे धीरे यहाँ तक आइए। अगर तो धीरे धीरे आएंगे तो पानी थोड़ा कम छलकेगा, राइट, छलकेगा जरूर, यहाँ तो पानी कम है, लेकिन आप तेजी से भागिए जितना भाग सकते हैं। ओके, थैंक्स। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा तेजी से भागेंगे उतना पानी ज़्यादा छलक रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों में से एनर्जी स्पेंड ज़्यादा किस में हुआ, पहला या दूसरा? दूसरे में ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हुआ। तो जितना एनर्जी आप खपत करते हैं उस हिसाब से ब्लड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, फूड को अपने ब्लड से एंडोथेलियम लेयर के अंदर छिड़कता है, डालता है। ब्लड ने क्या किया, उतना जितना आपने एनर्जी लगाई उसको ध्यान में रखते हुए भाई आपने कितना एनर्जी स्पेंड किया, उतना एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, शुगर लिया और एंडोथेलियम लेयर में डाला, राइट, उसको उठा के डाला, राइट, यस। अब ये एंडोथेलियम लेयर के नीचे सारे ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, बाकी सारे ऑर्गन। ये जो शुगर है यहाँ से पेनिट्रेट होकर यहाँ जाएंगे, अब ऑर्गन्स को मिलेंगे, सेल्स को मिलेंगे। कुछ लोगों के केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी परत बनी है कोलेस्ट्रॉल की, ऑलरेडी स्टिकी है, तो यहाँ तो आ गया, नीचे नहीं जा पा रहा, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। शुगर यानी कि ब्लड में ही रह गया। अब आप शुगर निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे, उसको ग्लूकोज में डालेंगे तो आपका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि
इसने तो ब्लड ने तो फेंक दिया, इतना काम कर रहे हैं तो इतना शुगर जाना चाहिए आपको, लेकिन एंडोथेलियम लेयर जो है वो स्टिकी है, वो नीचे नहीं पेनिट्रेट कर रहा है, वो ऑर्गन तक नहीं पहुंचा रहा है, राइट। तो आप गौर कर रहे हैं कि चाहे डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो, सबका जो कॉमन सा ही कारण है एंडोथेलियम लेयर का जो हेल्थ है, दैट इज द हेल्थ ऑफ योर बॉडी। थैंक यू, थैंक यू। तो अब आपको ये समझ आया कि डायबिटीज कोई अलग रोग है, कैंसर कोई अलग रोग नहीं है। ऑल आर द डिजीज ऑफ एंडोथेलियम लेयर ऑफ द बॉडी। हर एक में पहला स्टेप क्या होता है कि एंडोथेलियम लेयर जो है वो लेयर स्टिकी हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसका बीपी आपका अप हो जाएगा या शुगर डाउन हो जाएगा या अप हो जाएगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन जीन्स, जेनेटिक्स। लेकिन बीमार जरूर पड़ेंगे, जेनेटिक्स के अब काम आता है, और जेनेटिक्स की बारी अब आती है, अगर आती है तो थोड़ी बहुत। तो अब आता है आपका फॉर्मूला टू प्रोड्यूस मैसिव नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आपने वो नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में डाल दिया, पैदा कर दिया, तो बीमारी सारे गुल। क्यों? क्योंकि स्टिकीनेस खत्म, ब्लॉकेज खत्म और शोर रास्ता खत्म। यही कारण है। अगला मेरा स्लाइड है वो फॉर्मूले की बारी है, राइट। तो इसको ध्यान से देखना ही है आपको, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज दिस। ये रहा वो फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को अपनाएं या जिन्होंने अपनाया, दे आर फ्री ऑफ ऑल द डिजीजेस ऑलरेडी, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या है, जरा गौर से देखिए। मान लीजिए आपका वेट 60 किलो का है, 60 केजी आपका वेट है, तो यहां डालेंगे 60 इंटू 10, कितना हो जाएगा 600 ग्राम्स ऑफ फ्रूट। मतलब एक दिन में आपको जो फल खाना उसकी मात्रा कितनी होगी 60 केजी वाले इंसान के लिए 600 ग्राम। पूरे दिन भर में फल पेट में जाना चाहिए, कैसे जाएगा वो आपको देखना, बट 600 ग्राम कम से कम फल जाने चाहिए। प्लस वेट इन केजी, वेट इन केजी मान लो कितना 60 ग्राम का आदमी है ना, 60 केजी का 60 लिख दिया इंटू 10, राइट। ग्राम्स ऑफ रॉ वेजिटेबल कितना हो गया 600 ग्राम। कम से कम 600 ग्राम क्या वेजिटेबल पेट के अंदर जाना चाहिए उस 60 केजी वाले इंसान के लिए। माइनस वो चीजें जो ब्लॉकेज को बढ़ावा देते हैं, माइनस वो चीजें जिनका जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट है, उनको माइनस करना पड़ेगा, जो वजह है उसको माइनस करना पड़ेगा, राइट, सिंपली। तो माइनस मिल्क एंड पैक्ड फूड। ये अगर आपने किया और अगर करना शुरू कर दिया, तो एक खतरनाक बात यह है कि आपको मजबूरन पहले दूसरे तीसरे दिन दवा छोड़नी ही पड़ेगी। यस, यहां पे कई बार जब मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता हूं या ये वाला स्लाइड आता है, आप लिखते रहिए जो सवाल लिखते रहिए। तो जब इवन जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, हरियाणा, जो दूध का देश माना जाता है, दूध का स्टेट माना जाता है, और वहाँ पे भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जब मेरा लेक्चर होता है या जब हुआ है, तो यहाँ आते हुए जैसे यहाँ बोला, प्रिंसिपल ने बोला डॉक्टर साहब बस हो गया, बाकी हम बाद में देख लेंगे, इसके आगे आप कुछ मत बोलिए। जैसे देखा ये स्लाइड, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने उनको भी ये बोला कुरुक्षेत्र में जब मेडिकल कॉलेज में लेक्चर हुआ, और आपको भी बोल रहा हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आपको डिबेट जरूर करना है, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद दूध कोई खाना नहीं है, फूड नहीं है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई भी और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता। शेर गाय को पकड़ के खा तो लेती, कभी देखा आपने शेर ने गाय को पकड़ा उसका दूध पी रहा? तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं दूध तो बड़ा न्यूट्रिशन होता है, उससे तो बच्चे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। बच्चे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, बात मानता हूँ, क्योंकि दूध के अंदर जो हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, दैट इज अबाउट 6 times more than the growth hormone of the human milk। इसीलिए 6 महीने के अंदर एक बछड़ा 90 केजी का गाय बन जाता है, और इंसान को 90 केजी का बनने के लिए तो पूरा जिंदगी लग जाती है। तो हमारी जो ग्रोथ की स्पीड है वो गाय से अलग है। लेकिन क्या हम अपने बच्चे को भैंस बनाना चाहते हैं? इंसान की ग्रोथ की स्पीड गॉड ने तय की, और हर चीज जो बहुत तेजी से ग्रो करता है वो अच्छा और जरूरी नहीं है। कैंसर बड़ी तेजी से ग्रो करता है, बट दैट डज नॉट मीन इज गुड। और अगर आपको ग्रोथ इतना ही करने का शौक है तो हाथी का दूध पिला दीजिए बच्चे को, वो और ग्रो करेगा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी एंगल से देखें तो मिल्क जो है वो भी ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क, पहले कुछ महीने के लिए जब बच्चे के पास दांत नहीं है, वो कुछ और नहीं कर सकता, भगवान ने इस हिसाब से बनाया है।
and that much milk is sufficient for the whole life. कई बार लोग बोलते हैं कि भाई दूध में तो कैल्शियम होता है, और कैल्शियम तो बहुत अच्छा होता है, दूध में कैल्शियम होता है, बहुत ज़बरदस्त कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम का होना, राइट, और उस कैल्शियम का बॉडी का इस्तेमाल कर पाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो सब्जियों में कैल्शियम होता है उसका स्ट्रक्चर और जो दूध का कैल्शियम होता है स्ट्रक्चर है टोटली डिफरेंट। दूध का कैल्शियम भगवान ने इस तरह से नहीं बनाया है, वो भी किसी और जानवर का, जो कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले आसानी से, राइट। जो जितने स्टोन, किडनी स्टोन होते हैं या वॉल्व में जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज द मिल्क कैल्शियम। उसका केमिकल स्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे कैल्शियम कहाँ से आया, देन यू विल कम टू नो अबाउट इट, राइट। सो लेकिन कई बार लोग मानते ही नहीं कि हड्डियाँ आप तो मजबूत होगी, हड्डियाँ तो कमज़ोर हो जाएंगे। आप देखिए दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, जहाँ पे पर कैपिटा दूध ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा पीते हैं। और दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जिनमें हड्डियों की बीमारी सबसे ज़्यादा है। वो कौन सा है? फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क, वही वाले 3 देश। दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे मैं अक्सर जाता रहता हूँ, जिसमें दूध बहुत कम बिकता है, पर कैपिटा लोगों की खपत बहुत कम है, वो है थाईलैंड और वियतनाम। और दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे हड्डियों की बीमारी बहुत ही कम है, थाईलैंड और वियतनाम, राइट। सो लेकिन वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मिल्क प्लांट है। एशिया की सबसे बड़ी मिल्क प्लांट, उसका नाम है TH मिल्क। पिछले साल TH मिल्क की ये मालकिन आप देख रहे हैं, ये मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर की फ़ोटो है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने TH प्लांट में वहाँ पे, और कारण था कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, तो एशिया बुक का रिकॉर्ड उनको देना था। तो जो मेरा एक साइड बिजनेस है, मेरा एक और काम है। और तब इन्होंने मुझे बोला कि आप तो यहाँ आए हैं तो हमारा मिल्क प्लांट भी देख लीजिए ज़रा। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, तब देखता हूँ। और तब देखा वहाँ 40,000 गायें थी वहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, जो आपको पता है ऑलरेडी, कि गाय का दूध 40,000 निकालना तो इंसान नहीं निकालेगा, मशीन निकालेगी, तो आपको पता ही है। लेकिन मशीन को ऐसे डिज़ाइन किया गया, वो बाई चांस ऐसे डिज़ाइंड है कि मशीन जब लगता है स्तन में तो कुछ समय के बाद वो घाव होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। और घाव जब होता है उसके बाद वो घाव होगा ही होगा, दैट इज इट इज़ हाउ इट इज़ डिज़ाइंड, और हर एक गाय को होगी होगी। और जब घाव होता है तो दूध जो निकलता है, वो दूध के साथ वो पस और थोड़ा ब्लड भी निकलता रहता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है कहीं भी, चाहे वो कितना भी सारा क्वालिटी चेक कर ले, लेकिन वो स्टैंडर्ड, वो मशीन का वो बना ही ऐसे अभी तक। सो WHO ने ये अलाउ किया है करंटली कि आपके 1 लीटर दूध में 75 करोड़ पस सेल से अधिक नहीं होने चाहिए, उससे कम अलाउड है। यानी कि जो दूध आप ले रहे हैं 1 लीटर, तो उसमें 75 करोड़ पस सेल तक हैं। अब जरा आज घर जाके जब दूध टेस्ट करेंगे तो मेरा एग्जाम्पल आपको याद जरूर आएगा, और आपको ये भी याद समझ आएगा कि ये इतना टेस्टी क्यों लग रहा है। वो राज भी आज खुल जाएगा। मतलब ये कि मैं पूरी तरह से डिस्करेज करना चाहता हूँ आपको कि आप दूध ना लें, राइट। जीवन भर लिया आपने, मेरे बोलने पे 1 हफ्ता ना लेके देखिए, आप डिफरेंस देखिए 1 हफ्ते बाद कैसा फील कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल नहीं, दूध कोई फूड नहीं है जिसको पीना है। मैं ये नहीं बोल रहा दूध कोई पॉइजन है कि अभी मर जाएंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट ए फूड, इट इज़ नॉट ए फूड, इट शुड नॉट बी टेकन एट ऑल, इट शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर अबाउट नाउ। तो एक तो मैंने आपको ये बताया दूध, और दूसरा पैक्ड फूड। कोई भी चीज़ जो डब्बे में हो, पैकिंग में हो, उसको पैकिंग में ही रहने दीजिए, खोलिएगा मत, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैम है, जैसे सॉस है, जैसे बिस्किट है, जैसे रस्क है, जैसे ब्रेड है, राइट, मैगी है, नूडल्स है, सारा कुछ, राइट। कोई बोलते मुझे बाबा रामदेव वाला ठीक होगा, वो पैक्ड है तो पैक्ड है, राइट। तो वो किसी का भी हो, वो नाम डालने से वो उसका प्योरिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, राइट। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कन्विंस करने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये बात है नवंबर की, पिछले साल की, इसी साल की, अभी 2 महीने पहले नवंबर जो गया है। हर साल एक थाईलैंड में छोटा शहर है सुरीम, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, इसे कहते हैं एलिफेंट फेस्टिवल, जहाँ एलिफेंट इकट्ठे होते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट की गैदरिंग होती है, और ये कुछ दिन चलता है फेस्टिवल। तो इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे बनाया गया था। कारण एक ही था कि वहाँ पे भी अवार्ड देना था, लार्जेस्ट एलिफेंट फेस्टिवल इन एशिया। और ये देखिए, ये मेरे आप थाईलैंड की टीम आप देख रहे हैं, बीच में ये मेरी फ़ोटो है, और मेरे साथ ये है हाथी का डॉक्टर पिटारा। तो मैंने उनसे पूछा, लेडी कॉल्ड डॉक्टर पिटारा, हाथी की डॉक्टर, तो मेरा तो इंटरेस्ट है ही हेल्थ लाइन में, तो मैंने पूछा हाथी को डायबिटीज़ होती होगी?
क्योंकि मैंने देखा गन्ने ही खाए जा रहे हैं, उनको तो उसका फेवरेट फूड है। तो कहा नहीं डायबिटीज़ नहीं होता। मैंने थोड़े रुक के पूछा फिर कैंसर तो होता होगा? कहा नहीं कैंसर भी नहीं होता। मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाता होगा, हार्ट की बीमारी तो होगी? कहा ऐसा कोई मशीन बनानी जो उसका ब्लड प्रेशर मेजर करे, तो वो भी नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि भाई फिर आपका काम ही क्या है यहाँ पे हाथी का डॉक्टर बनने का, इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी आपको। लेकिन जबकि ऐसा सोच ही रहा था कि एक अनाउंसमेंट मुझे ध्यान गया मेरा, वो अनाउंसमेंट बोल रहा था कृपया हाथी को इंसानी खाना ना दें, हाथी बीमार पड़ जाएंगे। थैंक यू। तो बोलने का मतलब ये है, याद रखिए जो खाना इंसान के हाथ का बनाया हो, राइट, जैसे पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, राइट, वो एक्चुअली उसकी जो क्वालिटी है, फूड बोलने की जो काबिलियत है वो खो बैठती है। मैं एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए केला लेते हैं हम, यहाँ पे रख देते हैं, और एक मैं बिस्किट का पैकेट लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। हम 1 महीने बाद आते हैं, वो केला क्या सड़ जाएगा? ऑफ कोर्स है, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खाने लायक नहीं है। क्या बिस्किट सड़ जाएगा? 10 साल तक भी वैसे के वैसे रहेगा। जो भी चीज़ सड़ने की क्वालिटी जिसमें ना हो, तो उसमें फूड कराने की क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने बच्चों के साथ, जाते हुए सेब खरीदिए और एक पिज़्ज़ा खरीदिए या फिर बर्गर, और बच्चे को बोलिए कि एक ज़मीन पे सेब गाड़ दे, कुछ दूर बाद ज़मीन पे एक पिज़्ज़ा गाड़ दे, 3 महीने बाद बोलिए खो दे, एप्पल नहीं मिलेगा, गायब, कीड़े मकोड़े खा गए। पिज़्ज़ा वैसे का वैसे ही मिलेगा, कीड़े मकोड़े भी पिज़्ज़ा नहीं खाते। सिर्फ इंसान पिज़्ज़ा खाते हैं। जो खाना या जिसे हम खाना बोल रहे हैं, दुनिया के सारे जानवर, कीड़े मकोड़े ने भी रिजेक्ट कर दिया है, वो खाना कैसे हो सकता है? It cannot be called a food। एक बार एक सज्जन ने बोला मेरा डॉग तो पिज़्ज़ा खाता है। अब वो डॉग की मजबूरी है, वो सोचता है मेरा बॉस पिज़्ज़ा खा रहा है, मुझे तो खाना ही पड़ेगा ना, बोल। फिर ये भी सोचे कि उसको भी डायबिटीज और कुत्ते को भी डायबिटीज, दोनों एक साथ इलाज कराने जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो अगर गिवन अ चांस कुत्ते खुला छोड़ दिया जाए तो वो पिज़्ज़ा नहीं खाएगा। मजबूरी में तो कोई कुछ खा रहा है तो उसको हम रूल नहीं बना सकते, रूल नहीं सोच सकते, राइट। सो अब आती है बात कि ये जो खाना है ये कैसे खाएं, राइट, दैट इज वन क्वेश्चन विच कम्स, राइट, कि मैंने आपको बताया 60 kg के आदमी के लिए कितना फ्रूट था वो? 600, और कितना वेजिटेबल था? यानी कि जैसे वो 1200 ग्राम वो लेगा और लेते ही उसका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ये मानते हुए कि उसने मिल्क एंड पैक्ड फूड को छोड़ दिया है, ऑयली फूड को छोड़ दिया, तब जाके ऐसा पहले दिन से होगा। और उम्मीद ये करें कि पहले दिन से आपका शुगर ड्रास्टिकली नॉर्मल होने लगा है। अगर उतना ही डोज आप शुगर का मेडिसिन का ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा। उतना डोज अगर बीपी का दवा का ले रहे हैं तो वो लो बीपी आ जाएगा, दैट इज़ क्वाइट डेंजरस, राइट। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात यही है। तो ये डाइट का नुकसान ही है कि सारी दवाएं छोड़नी पड़ती हैं आपको, मजबूरी जो 15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, लगता है एक दिन में कैसे छोड़ दें। डॉक्टर ने बोला एक दिन में छोड़ने कुछ खतरा हो जाए, खतरा नहीं है। मैं जानता हूँ, मैंने हज़ारों पेशेंट देखे हैं, कहीं खतरा नहीं है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ खतरा नहीं हो सकता। मैं आपको एक सबूत देता हूँ इसका। कॉल्डवेल एसेस्टाइन, आगे आपको बिल क्लिंटन का एग्जाम्पल दूंगा, जिनके कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसी डाइट से उनको ठीक किया। उनमें से एक डॉक्टर का नाम है कॉल्डवेल एसेस्टाइन। मैंने उनसे पूछा इस डाइट पे रहने के कितने दिन बाद बीपी गोली छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये डाइट पहली मील से, फर्स्ट मील से ये डाइट काम करती है, तो कितने दिन की जरूरत नहीं। पहला मील लिया तो अगली दवा नहीं लेना है, फर्स्ट मील लिया तो नेक्स्ट दवा नहीं लेनी। हाँ, डायग्नोसिस करना है, राइट, कि दवा वो मील काम कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 600 ग्राम का आप कम ले रहे हो या लग रहा है कि ज़्यादा ले रहे हैं। कई सारे फैक्टर और हैं जो आप उस वक्त नहीं देख पा रहे हैं, तो डायग्नोसिस वो करते रहना है। एक दिक्कत आ रही थी हमें, योगेश जी यहाँ बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, आप में से काफ़ी लोग जो हमारे पेशेंट थे अब पेशेंट नहीं है, राइट, आपकी बीमारी चली गई। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि ये बोर हो गए खा के। पांडे जी ने भी पूछा ये सवाल कि ये खा तो रहे हैं, आपके बोलने पे ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ये बोरिंग सा खाना है। कोई हाँ, एक तो ये जबड़े दुखने लगते हैं, दूसरा कोई चटपटा कुछ है नहीं, राइट, तो ये बोरिंग है। अगर 2-4 दिन करना हो, 1-आध महीना करना समझ आती, जीवन भर करना तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैंने फिर इसके लिए कुछ समय पहले कॉल्डवेल एसेस्टाइन उनको पूछा, तो फिर आप कैसे करते हैं अपने पेशेंट के लिए। तो उन्होंने बताया कि हमने तो रेसिपी बनाई हुई है कि ये खाए तो टेस्टी भी लगे। लेकिन वो जो रेसिपी मैंने देखा उन्होंने दिया मुझे, तो दैट इज़ सम रेसिपी जो कि अमेरिकन टेस्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। फिर मैंने अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी या मेरी वाइफ है यहाँ पे,
नीरजा आर यू देयर? ओके, सामने बैठी, गड़बड़ हो गई। ओके, हाँ, तो मैंने बोला कि ये दिक्कत आ रही है, तो जो क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल्स हैं फूड के, वो प्रिंसिपल्स को ना खोते हुए क्या कोई रेसिपी बन सकती है जो टेस्टी भी हो लेकिन हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो। तो काफ़ी मेहनत के साथ नीरजा ने और अपनी टीम ने मिलकर एक किताब तैयार की है, और इंसिडेंटली आज अभी उस किताब की लॉन्चिंग भी है। राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आगे बढ़ने से पहले, कंक्लूजन करने से पहले मैं महेश कौशिक जी को इनवाइट करता हूँ स्टेज पर आएँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और लॉन्च के प्रोसेस को भी बढ़ाएं, और इसके बाद हम कंक्लूजन पाएंगे कि आज घर जाके आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। महेश जी। सभी डॉक्टर बंधुओं को मेरा नमस्कार। क्या बात है, डॉक्टर बंधु नहीं आप? अभी तो आप सबको डॉक्टर बनाया है। साथियों, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी हमें इंट्रोड्यूस कराया आपसे, मित्तल जी ने भी बताया आपको, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में सर्विस करता हूँ, वहां पे सीनियर ब्रांच में। मेरा वजन 103 किलो था। मैं 2001 से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा था। हमारी कंपनी ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंट्रोड्यूस किया, मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा, मैं भी अपोलो में पहुंच गया। तो अपोलो में जब गया, उन्होंने मुझे डायग्नोज किया कि आपको शुगर। तो मिसेस कहने लगी कि हो गया तुम्हारा तो काम। तो ऐसे ही मुझे एक फ्रेंड ने, आप जैसे सेमिनार में कुछ लाए गए हो, कुछ आए हो, ऐसे ही मुझे भी धक्का दिया सेमिनार। तो उस सेमिनार में जब मैं आया तो डॉक्टर साहब ने ऐसी कुछ और बातें बताई, आपको कुछ और बता रहे थे, तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा कि यार मैं भी अगर बगैर दवाई छोड़ दूं और ठीक हो जाऊं तो मुझे भी करना चाहिए। मैंने बहुत सारे दिन सोचा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके और डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। वो तारीख थी 5 जून 2014 को जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, इन्होंने मुझे बताया ये फ्रूट्स खाने चाहिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे पैदा करेंगे, ये खाना चाहिए। मैं कहा डॉक्टर साहब बस मुझे पागल बना रहे, कहीं खाने से अगर ठीक होता तो मैं पहले भी खाता था। मेरे खाने का स्टाइल ऐसा था कि मैं रात को जब तक नींद नहीं आती थी, जब तक दूध नहीं पी लेता। मैं यूनियन लीडर रहा हूं, पूरे देश का भ्रमण करता था, तो जहां भी जाता था पहले गेस्ट हाउस वाले को बोलता था दूध का इंतजाम कर लियो भाई। रात को नींद नहीं आई, वो बेचारा इधर उधर धक्के मार के दूध लाता था। और ब्रेकफास्ट जब मैं करता था तो कम से कम 1.5 किलो छाछ पीता था। आप तो लस्सी बोलते होंगे, उसे मैं छाछ बोलता हूँ, क्योंकि तो छाछ ही है। मैं छाछ पीता था, तब मुझे ब्रेकफास्ट होता था। और डॉक्टर साहब ने कहा ये मिल्क प्रोडक्ट बंद करने, तो मैं तो घबरा गया। मैंने बहुत दिन सोचा और फाइनली एक दिन डिसीजन लिया, 1 जुलाई से मैंने ये डाइट शुरू कर दी। 4 जुलाई 2014 को मैंने दोनों दवाइयां जो लेता था वो सब बंद हो गई। मैंने कहा ऐसा ना हो डॉक्टर साहब ने बताया हो और ये कंट्रोल हो गई हो, ठीक नहीं हुई हो। तो मैंने इस डाइट को कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखते हुए जैसे टेस्ट डेवलप करने वाली बात हुई तो नीरजा जी उसमें हमारे उस पर आई रेस्क्यू पे, इन्होंने 2-4 रेसिपी बताई और हमने वो भी डाइट में शामिल कर ली। लेकिन उस दिन से मैंने आज तक, आप बिलीव करेंगे, एक गोली नहीं देखी कैसी होती है। दूध नहीं पिया, दूध की चाय नहीं पी, लस्सी नहीं पी, और पनीर नहीं खाया, और मेरा वजन सिर्फ 23 किलो कम हो गया। पहले 3 महीने में हो गया था ये वो। और मुझे घर वाले कहने लगे तुम तो जाओगे, इस तरह से कम होते जा रहे हो, तुम तो कमजोर हो जाओगे, किस दिन हमारे पास कोई चोर डकैत आ गया तो मार के भाग जाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि अब चिंता नहीं करो, अब मैं भाग सकता हूं। और मैं पहले जब 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता था, मैं 8-10 किलोमीटर की सैर घर वालों के साथ करता था, चलो आओ चलते। वो सब थक जाते थे, 2 चक्कर के बाद मैं घूमता रहता था। दूध छोड़ने से मेरी एनर्जी बढ़ी, इस डाइट पे आने से मेरी एनर्जी बढ़ी। जैसे जैसे मेरा वेट घटा, मेरा पेट घटा, और मेरी जवान का टेस्ट घटा,
मेरे अंदर ताकत आती है। घर वाले मुझे जीन्स खरीदवा देते, मैं पहनता नहीं था, आज पर्पजली जीन्स पहन के आया हूं। जो मैंने कोट शादी में सिलवाए थे आज यूज हो रहे हैं वो। जो हमारा ड्रीम है, जो ड्रीम क्या है हमारा, कि ये सारा देश बीमारियों से ग्रस्त रहे, ये ड्रीम है ना हमारा। हमारा ड्रीम है कि इस देश से बीमारियों को भगा दें और जो इतना लंबा चौड़ा जाल है उससे अपने आप को बाहर निकाल लें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप जैसे चेहरे, राम प्यारे जैसे जी महानुभाव हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुहिम को हमारे साथ बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से बीमारियां टिकेंगी। अब हमने इस काम को, मैंने कहा अब मैं तो ठीक हुआ। अब मैं ऑफिस में जब जाता था खाना खाने तो मेरे सारे ऑफिसर्स मेरे साथ बैठ के खाते थे। वो कहते थे सर क्या उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं। मैंने एक सेमिनार सर से मैंने रिक्वेस्ट करी, सर एक LIC वालों के लिए भी सेमिनार कर दो। हमने सेमिनार कराया, अब वो मेरे साथ सारे यही डाइट खाते हैं। एक बात बताता हूँ भाइयों, हम 2 व्यक्ति उसी परिवार में रहते हैं, मैं और मेरी घरवाली। अभी एक दिन क्या हुआ कि मुझे 5-6 घंटे खड़ा होना पड़ा तो मेरा एक घुटना में स्वेलिंग आ गई। और स्वेलिंग जब आ गई तो मेरी घरवाली कहने लगी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरे में भी, आप मुझे भी दिखा लो, आप भी देख लो। तो मैं कहा आपके घुटने को दिखाता हूँ डॉक्टर को, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो उनके घुटने को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो ये तो डीजनरेशन शुरू हो गई, इसका तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, हो सकता है इसमें इंजेक्शन से इसका पानी बाहर खींचना पड़े। तो मिसेज ने जोर दिया, जब किसी तीसरे के सामने कहा कि जी आप भी तो दिखा लो अपना घुटना। मैंने दिखाया कि तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम शुरू है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम है। मैंने कहा घर में रह रहे हैं तो सेम तो होगा ही भाई। और फिर मैं तो अपनी घरवाली से बाहर कैसे जा सकता हूँ, रोटी भी खानी है रोज। तो उन्होंने 1-2 दिन मेडिसिन ली, मैंने एक दिन भी मेडिसिन नहीं ली। मैं आपको बिलीव करके बताता हूँ कि विदिन 7 डेज मेरे दोस्त आशुतोष जी और योगेश जी मुझे टोकते थे, भाई ठीक हो ठीक हो। 7वें दिन मेरे घुटने पे कोई स्वेलिंग नहीं है, मैं आज भी फिट एंड फाइन हूँ। और मेरी मिसेज में आज भी उतना ही पानी भरा हुआ जिस दिन डॉक्टर ने भरवाया था। अब उसके बाद उसने मेरे साथ डाइट खाना शुरू किया है। धन्यवाद नीरजा भाभी जी का कि इन्होंने उसको सिखाया कि डाइट कैसे खानी है। तो दोस्तों इस डाइट का इतना प्रभाव है। अब मजे की बातें हैं, डॉक्टर साहब जैसे बताया कि पांडे जी भी कह रहे थे कि भाई इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो लो आज इसको भी लॉन्च कर देते हैं। हमारे फरीदाबाद वाले तो तरस रहे हैं, नोएडा वाले तैयार हो जाएं। तो हम ये बुक लॉन्च करते हैं और इस बुक लॉन्च करने के लिए सर्वप्रथम मैं बुलाता हूँ श्री राम प्यारे पांडे जी को, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, स्टेज पर आए। सर इस किताब को लिखने के लिए जिन्होंने अथक प्रयत्न किया है और हमें भी जिनका सपोर्ट रहा, मैं इसके दोनों के लिखने वाले ऑथर्स को बुलाता हूं। मिसेस नीरजा रॉय चौधरी, प्रतीक्षा वक्त, ये दोनों ने मिलकर ये किताब का डिजाइन किया है। और जब आप किताब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत मेहनत की गई है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, आशुतोष मित्तल जी, योगेश मित्तल जी, भूषण चौहान जी, सुरेंद्र त्यागी जी, कर्नल VN थापर जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और इन्होंने देश की रक्षा की है। वे डायबिटीज से इस देश की रक्षा करेंगे। आइए आदर्श धवन जी, विनोद कुमार बिदुड़ी जी, डॉक्टर भानु प्रताप जी, रामेश्वर आर्य जी, मंजू अग्रवाल जी, सीताराम जी, डॉक्टर कृष्णा यादव, श्री गोविंद शर्मा, अशोक कुमार पांडे लखनऊ से आए हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल, धीरेन्द्र सिंह खत्री, DD शर्मा कुरुक्षेत्र से, डॉक्टर केशव, नरेंद्र जी और अभिषेक जी। अब रह गया कौन? मैं भी आ जाता हूं। थैंक यू सर। दोस्तों मैं
राम प्यारे पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो अब तक हमारा साथ दिया है, आप उनको कैसा लगा? आदर के योग्य पूरे विश्व में जिनका नाम मैंने कम से कम 100 लोगों से कहा, 75% लोगों ने ये कहा कि वही तो नहीं है जिनका नाम स्मृति के लिए जाना जाता है, मेमोरी के लिए जाना जाता है। और 1.5 महीने से मैं संपर्क में आया, मेरे पास जो आता है तो पहले मैं उसके मोबाइल से नेट ऑन कराता हूँ और ये जरूर कहता हूँ कि विश्वरूप है, बी फॉर बॉम्बे से शुरू करना, क्योंकि बंगाली है। लिखते हैं डॉक्टर लेकिन है इंजीनियर, ये भी बताना मैं भूलता नहीं। जब बिल क्लिंटन का नाम लिया तो उसका उदाहरण हर जगह देते हैं। बिल क्लिंटन की 2-4-10 लाइनें भी सुनाते हैं। उनके 8 ऑपरेशन हुए थे, केवल भोजन से ठीक हो गए। कई सत्रों में जब इनके लेक्चर को सुना जाए, तो सत्र के बीच में ब्रेकफास्ट भी हो, लंच भी हो, और वही हो जो ये कहते हैं। और मैंने इनसे कहा है कि एनसीआर में मैं 50 जगह ऐसा इंडोर कराऊंगा, लेकिन जो आप बताते हैं वही खाने की व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा चाय, कॉफी आदि कुछ नहीं रहेगा। तो डॉक्टर विश्वरूप ने इतनी छोटी सी उम्र में, 42 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। कितना दिन जिए इसका कोई मतलब नहीं, कैसे जिए इसका अर्थ होता है। तो डॉक्टर विश्वरूप अपने जीवन को कितना सार्थक बनाने वाले हैं। भगवान ये करे, ये 123 साल की किसी महिला माँ को देखने गए थे, उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, मुझे लगता था कि करेंगे। इसी भोजन से महिला आज भी 123 वर्ष की जीवित है, स्वस्थ है। बताया था वियतनाम में गए थे से मिलने के लिए। इतना विषय इनके पास, इतना अनुभव, इतनी छोटी उम्र में है कि एक सत्र में समाहित नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बुलाएं। खाने पीने का इंतजाम हम लोग करेंगे और वही करेंगे जो ये खिलाएंगे। जिस चीज के लिए शुरू किया ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोगों से आपने किताब इसलिए कराया, वो जीवा के लिए कि कैसे टेस्टी बने। उनकी श्रीमती जी इसी पर रिसर्च कर रही हैं, इन्हीं के द्वारा ये लिखित है और आज कुछ लोगों को खिलाया भी। मैं अपने को बहुत कृतज्ञ मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरा आदर भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो पता चल गया कि हम किसके गुलाम हैं, किसके गुलाम हैं हम। आपका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, आप उसके गुलाम हैं। तो दोस्तों, इस विधा को और कैसे आगे बढ़ाएं? निश्चित तौर से जो विश्व रूप है, विश्व का जो रूप है, वो कौन हो सकता है? अभी तो बताया पांडे जी ने, विष्णु भगवान। उसके जो रूप हैं, विश्व रूप, लोग पुनः एक बार उनको बुलाते हैं और आपको ठीक करने की आगे क्रिया बढ़ाते हैं, विश्व रूप। थैंक यू महेश जी। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं और हाँ, सवाल उसके बाद होगा। और हमारे राम प्यारे पांडे जी ने जो आज बताया, ये मैं जीवन भर याद रखूँगा और इसके लिए मेरी मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम जिस मोड पे हैं, टू कंक्लूड, इसको आज घर जाके आपको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी घर जाएंगे तो व्हाट चेंज यू हैव टू डू एग्जैक्टली, वो आखिरी में रखा, क्योंकि आखिरी वाली चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है, बीच की चीज़ अक्सर हम भूल जाते हैं। So what we have to do exactly once we go back home today, right? तो मैं अभी सर आपने जो एग्जांपल दिया था, तो मैंने सोचा कि पहले वो वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊं। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी देखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलेट विद इट, कि बिल क्लिंटन ने एग्जैक्टली कैसे किया था। आपको क्या करना है, आपको उनकी हिस्ट्री पता है कि 4 बाईपास सर्जरी हुए थे 2004 में, और
2005 में एक लंग सर्जरी हुआ और 2010 में 2 एंजियोप्लास्टी हुआ, और तब तक उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर 2010 का यूट्यूब वीडियो देखेंगे, एक तो मोटा पाएंगे उनको और थोड़ा बुद्धू भी पाएंगे, राइट। उनके स्पीच में, भाषण में लोग सोचने लगे ये तो बुद्धू हो गए, और कुछ लोगों लगने लगा कि मोनिका लेविन्स्की के उस केस के बाद शायद ऐसा हो गया। बट होता क्या है कि जो ये सर्जरी है, ये जब भी होता है एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी, जो सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, या बाईपास, उस सर्जरी के दौरान हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स 40% सेल्स मर जाते हैं, और जब 40% सेल कम काम करेंगे ब्रेन के, तो हम बुद्धू दिखेंगे, हमारे जवाब इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो वो हमारी गलती नहीं है या उस पेशेंट की गलती नहीं है, दैट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। कोई भी अगर बाईपास एंजियोप्लास्टी के पेशेंट को इमीडिएट मिलेंगे आप, तो आपको लगेगा ये बहक गए हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जो कि थोड़े समय में, कुछ महीनों में धीरे धीरे वो रिवाइव करता है। ब्रेन के सेल्स दोबारा नए जनरेट होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जनरेट नहीं हो सकते, बट काफ़ी सारे सेल्स जनरेट हो सकते हैं। तो 2010 में जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब हम और कुछ नहीं कर सकते, खूब सारी सर्जरी हो चुकी है आपसे, तब इनको डाइट के बारे में पता चला टी कोलिन कैम्बल से, और उन्होंने सोचा कोई और चारा भी नहीं है तो इसको करके देखता हूँ मैं। और जैसे ही उन्होंने किया, कुछ समय के अंदर अंदर उनके अंदर चेंजेस आए, एंड ही वॉज क्योर्ड द डिजीज एंड ही वॉज क्योर्ड द फ्री फ्रॉम द मेडिसिन एज वेल। और जब पूरे दुनिया में भ्रमण करने लगे वो, तब वर्ल्ड मीडिया ने देखा, अभी तो बीमार थे और अभी इतने हेल्दी दिख रहे हैं और इतने स्मार्ट दिख रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्वेश्चन पूछा, आपके नए हेल्थ का जवाब का रीज़न का वो सीक्रेट क्या है। उन्होंने जो राज खोला वो एक बार फिर देखिए, जिन्होंने देखा भी है क्या राज खोला। फिर मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। But I did it for a different reason. But I mean, I wanted to lose weight, but I didn't dream this would happen. I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey. I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up. The calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Minoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're healthy from that. यहाँ पे आपने देखा बिल क्लिंटन ने कुछ डॉक्टरों का जिक्र किया, टी कोलिन कैम्बल, कॉल्वेल एसेस्टीन, डीन ऑनिस। तो जिन जिन डॉक्टरों का रेफरेंस रहा, जिन जिन डॉक्टरों का इन्फ्लुएंस रहा, उन सारे डॉक्टर से मैंने कांटेक्ट किया बारी बारी से, मेल के थ्रू और जो भी तरीके होते हैं। और डीन ऑनिस के अलावा को छोड़ के बाकी सारे डॉक्टरों ने रिस्पॉन्स दिया और मुझे समय दिया समझने के लिए। उनमें से एक डॉक्टर का नाम लूँगा जिनका नाम है जॉन मैकडॉगल। तो उनसे मैंने सवाल पूछा कि जब वो ठीक हुए तो वो एग्जैक्टली कैसे ठीक हुए, क्या क्या खाना उन्होंने खाया, किस प्रकार हुआ, सिंस उन्होंने बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर किया था। तो उनका जवाब आपके सामने मैं रखता हूँ, वो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप उनकी भाषा में देखिए क्या व्हाट ही सेड अबाउट बिल क्लिंटन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एंड वन ऑफ द न्यूज़लेटर यू हैव रिटन अ लेटर टू बिल क्लिंटन। Oh, Bill Clinton, sure, Bill Clinton. Bill Clinton became vegan as a result of multiple problems. Our 42nd president. Right. And by the way, I'm waiting to meet with your Prime Minister Modi anytime. Anyway, Bill Clinton, he got into trouble with heart surgery in 2004. He had bypass surgery. In 2010, they put some stents in him. And after his stent procedure in February of 2010, he decided to change his diet. And he changed his diet to the kind of diet I recommend. I think I was of influence, but there are other doctors who I'm sure were more influenced.
like Dr. Dean Ornish and Dr. Caldwell Esselstyn. And he changed his diet in March 2010. And Bill Clinton is a powerhouse. He's more handsome, more powerful, more strong looking today, which is 5 years later than he was. Yeah, and the whole reason is he became vegan. He eats the kind of diet that I read. तो यहाँ पे आपने देखा वो जिन डॉक्टरों के देखने पे रहे उनमें से एक डॉक्टर का ये आपने मेरा लिया हुआ इंटरव्यू, तो ये बहुत लंबा है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं पूरे डिटेल, हाउ ही गॉट क्योर ऑफ द डिजीज, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया। तो उसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको क्या करना है वो बताने वाला हूँ मैं अभी। दैट इज आई विल टेक अनदर 3-4 मिनट टू कंक्लूड। ये रेसिपी बुक तो उनके लिए है जिनको टेस्ट का भी ध्यान रखना है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल देते हुए आपको समझाना चाहता हूँ। ये फोटो आप देख रहे हैं 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, अभी पिछले महीने की बात है, मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया और वहाँ इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर BM हेगडे। आप में से कुछ लोग ने नाम सुना है इनका। BM हेगडे जो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फॉर्मर वाइस चांसलर हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के, और इंडिया वर्ल्ड के टॉप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड, और कई किताबों के लेखक हैं। इनका एक मेल आया इनके ऑफिस से कि आप बोलते हैं डायबिटीज़ 3 दिन में ठीक होती है, इसको बोलना बंद कर दें। आप बोलिए डायबिटीज़ 15 दिन में ठीक होती है तो हम मान सकते हैं, बट नॉट 3 डेज। तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, मेरे यहाँ तो 3 दिन में होता है। तो एक चैलेंज इन्होंने पेश किया कि आप आओ, हमारा सोशल साइंस कांग्रेस हो रहा है और मैं आपको पेशेंट देता हूँ, उनको 3 दिन में आप वहीं रहो, यूनिवर्सिटी में करके दिखाओ। तो यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, उनका नाम है प्रोफेसर सोमशेखर, और जिनको 36 यूनिट टोटल इंसुलिन चलता था और साथ में दवाइयाँ, और पिछले 15 साल से डायबिटीज़ था, कोई और बीमारी नहीं थी। उन्होंने कहा ये रहा पेशेंट और आपके पास 3 दिन है, यूनिवर्सिटी में बंदोबस्त कर दिया गया, आप इनको ठीक करें। और उन्होंने एक पैनल बनाया, उस पैनल में आप देख रहे हैं CK राजू, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का जिन्होंने बनाया था, गूगल करेंगे तो वो ये नाम मिलेगा CK राजू। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बहुत फेमस प्रोफेसर है, JNU के प्रोफेसर है और जो आम आदमी पार्टी के स्टेट टिकट से इलेक्शन भी लड़ा था। और सिमिलरली एक और इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे अशोक जैन। अलग अलग साइंस के लोगों को पैनल में डाला और कुछ 200 डॉक्टर्स जो ऑडियंस में थे, और 3 दिन का समय था, और 3 दिन का नतीजा ये निकला दैट विदिन 3 डेज उनकी 36 यूनिट 0 यूनिट पे आ गई। और तब से लेके आज तक, परसों मेरी उनसे बात हुई, उनका फ़ोन आया था और फ़ोन में भी सवाल ये था कि डॉक्टर मेरी इंसुलिन तो तब से बंद है, शुगर भी नॉर्मल है और दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ मैं, बस ये है कि वो थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है अब। तो थैंक यू। मैंने उनको बोला अगर ये सवाल एक हफ्ता पहले बोलते तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। तो मैंने कल की डेट में, यानी कि कल सैटरडे को उनको किताब ये कर दिया कि अब इससे पहले कि वो बोर हो जाए और फिर पुरानी डाइट पे चले जाएं, वो खतरा है। तो मैंने वो, ऐसा नहीं कि पुरानी डाइट पे चले जाएंगे दोबारा शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये कि दैट इज़ द बेस्ट डाइट, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये आप करेंगे आज घर जाके, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, इंसुलिन कितना भी ले रहे हो, अगर सिर्फ आप डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर आप BP की गोली नहीं ले रहे, कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं ले रहे, तो आपके बॉडी में डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था BP की गोली डैमेज करता है बॉडी को। तो अगर आप सिर्फ डायबिटीज़ की गोली ले रहे हैं प्लस इंसुलिन कितना मर्जी ले रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट है जो मैंगलोर यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल। तो डायबिटीज़ की गोली से फ्री होने के लिए जो एक्चुअल टाइम लगता है दैट इज अबाउट 3 डेज इफ़ यू आर ओनली डायबिटिक पेशेंट, राइट। और इसी डाइट पे अगर आप रहेंगे थोड़ा और लंबे समय तक, तो 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या गोलियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी। दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि पेट से जुड़ी हुई जितनी बीमारियाँ हैं, एंड थायराइड डिजीज़, ये सारी गोलियाँ बंद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज इट विल बी डेंजरस। 1 महीना लगेगा अर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन से जुड़ा हुआ, या किडनी डिसफंक्शन है, या ओबेसिटी है। ओबेसिटी में यू कैन एक्सपेक्ट 10% लॉस ऑफ वेट। जो मोटे लोग हैं, मान लो कोई 100 kg का है, 1 महीने में वो 90 kg, फिर अगले महीने में 9 kg और कम, और जब वो नॉर्मल वेट आ जाएगा तब वहीं पे स्थिर हो जाएगा। लिवर डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज वगैरह के लिए
6 महीना लगता है, मेरा एक्सपीरियंस अस्थमा के पेशेंट्स को लग जाता है टाइम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 9 महीने लगता है स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट को, या एडवांस स्टेज कैंसर 4th या 3rd स्टेज वालों को 9 महीने लग जाता है ऑन द सेम फूड, राइट। तो ये इस तरह से प्रोग्रेस होता है डिजीज़ के ठीक होने का सिलसिला। तो हमें डायग्नोज करना पड़ता है बार बार कि भाई ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो गोलियां कम करनी है, ब्लड शुगर कम हो रहा है तो दवाइयाँ छोड़नी है, थायराइड की दवाइयाँ छोड़नी है 1 हफ्ते के अंदर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ तो छोड़नी है 1 हफ्ते के अंदर, इंटेस्टाइनल दवाइयाँ तो उसी दिन छोड़नी है। पेट के हिसाब से आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो यू हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली ऑन द सेम डे, जिस दिन से आप ये डाइट शुरू करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये हमें कंक्लूड करना है। मुझे ऐसा लगता है कि 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज भी हम गुलाम हैं, लेकिन आज हम अंग्रेजी दवा का गुलाम हैं। इस गुलामी से हमें बाहर निकालना है, राइट। तो और इसको करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कैन डू इट ऑन योरसेल्फ, बिकॉज इसके लिए कोई गवर्नमेंट कोई ग्रांट करेगा तो, बिकॉज ये आपको ही करना है, अपने लिए ही करना है, तो ये सबसे आसान है और इसका रिस्पॉन्स आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन से नजर आएगा। अब वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। जब यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ बाहर तो फीडबैक फॉर्म को भरना है, उसको सबमिट करना है। जिनके सवाल हैं, राइट, उनको क्या करना है बता रहा हूँ, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको ये कार्ड मिलेगा, और ये कार्ड के हिसाब से जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। और उसके अलावा आपका हुंजा टी का आपका प्रबंध किया गया है, हुंजा टी, यानी कि कल से आपको चाय छोड़ना है, लेकिन चाय छोड़ेंगे तो क्रेविंग होगी, चाय पीने की इच्छा होगी, तो उसको रिप्लेस करना है विद हुंजा टी। तो हुंजा टी इज़ वन ऑफ द रेसिपीज बुक का, राइट, तो उसका प्रबंध किया है। तो हुंजा टी आपको पी के जाना, प्लस हुंजा टी घर पे कैसे बनाएं उसकी रेसिपी के कार्ड हैं, वो जहाँ पे आपको हुंजा टी सर्व हो रहे होंगे वहाँ पे रेसिपी का कार्ड भी आपको मिलेंगे, वो कार्ड से आपको उसको घर पे जाके बड़ा आराम से बना सकते हैं। उसके लिए आपको किसी चाय पत्ती की या चीनी की या दूध या किसी और चीज़ की खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें से बनता है जो घर पे ऑलरेडी होता है, राइट। सो हुंजा टी आप पिएंगे, इसमें 5-10 मिनट आपको लगेंगे। और उसके अलावा जिनके पास सवाल हैं, राइट, 5-10 मिनट बाद, राइट, आप लोग वो लोग जो उनके सवाल हैं दे कैन कम बैक, और जो लोग फर्स्ट रो में जो बैठे हैं या जो हमारे चीफ गेस्ट के इन्वाइटीज़ हैं, वो लोग जो अलग अलग शहरों से आए हैं, आप यहाँ से एंटर करके ग्रीन रूम में जाएंगे और 10 मिनट में आपके साथ रहूँगा, राइट, तब तक कि आप हुंजा टी का एंजॉय करेंगे, एंड देन आई विल कम बैक आइदर हियर, और अगर यहाँ कोई लोग नहीं आते तो मैं बाहर आ जाऊँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, पहले अपने लिए फिर लोगों के लिए। हाँ, हुंजा वाला कार्ड भी फीडबैक फॉर्म जहाँ जमा कर रहे हैं वहीं मिलेगा। तो हम दोबारा मिलेंगे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स। मना करती हैं इसको? नहीं, ये दूध का नहीं है, दूध का नहीं है, नारियल का है। सब कहाँ है, किस जगह है, बता दिया ना, चलो।